हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? बढ़िया। देखिए, आज from today onwards we are going to start live webinars kind of things, live lectures. Okay, तो ये जो live lectures है वो हम क्यों रख रहे हैं, उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है और इसको हमें किस तरह से ट्रीट करना है, इसको पहले क्लियरली समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये समझ लीजिए कि दिस इज़ नॉट लाइक नॉर्मल क्लास। ये नॉर्मल क्लास नहीं है। Everybody, those who have joined the PharmaVision respective exam preparation course, आपके पास सारे क्लास के वीडियोस है। ओके, तो इसको हम किस तरह से ट्रीट करेंगे? ये वेबिनार को हम इंडिविजुअल स्टैंड में ट्रीट करेंगे। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट्स प्रिपेयर्ड हो चुका है, उसके लिए ये रिवीजन क्लास होगा। कोई नया स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हुआ है तो उसको एक लाइव इंटरेक्शन मिलेगी, उसको कुछ नए नए फ्लोज मिलेंगे, किस तरह से हमें पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए। तो ये जो कोई भी क्लास होगा उसकी प्री रिक्वेस्ट कुछ भी नहीं होगी। उसका मतलब क्या है कि आज अगर हम कुछ पढ़ेंगे, ओके, तो अगर मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट्स बिल्कुल ही नया है, सेकेंड ईयर बैचलर ऑफ फार्मेसी भी पढ़ रहा है, तो वो भी आज के क्लास में से सब कुछ सीख सकता है। ओके, तो ये उसकी प्री रिक्वेस्ट रहेगी। ओके, और ये जो वेबिनार्स है वहाँ पे मेरे लिए कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा कि मैं जल्दी से ख़त्म करूँ, क्लास ख़त्म करूँ। आराम से इत्मीनान से पढ़ते जाएंगे। ओके, हो सके उतने ब्रॉड स्पेक्ट्रम से उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो क्लास बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट होगी, धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगी, प्रोग्रेस करके एंड तक आप बहुत सारे ऐसे केस स्टडीज़ को समझ पाओगे। तो अगर कोई भी स्टूडेंट्स कभी भी किसी भी क्लास से ज्वाइन करता है तो ही फील कंफर्टेबल। दैट्स पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि टीचर एंड स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन एटलीस्ट एक वीक में 1 या 2 बार होता है, तो वी कैन जो हमारी फ्रीक्वेंसी को फील कर सकते हैं। आप ऐसा फील कर सकते हो कि आप कुछ लाइव भी पढ़ रहे हो। दूसरा, वीक में 1 बार हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस है आपको एडवांस में भेज देने हैं, या तो आपको कोई स्पॉन्टेनियस क्वेश्चंस आता है तो वो भी आप पूछ सकते हो। क्वेश्चंस जनरली 4 टाइप के होंगे, या तो आपकी एकेडमिक्स रिलेवेंट होगा, या तो मतलब आपके कोई कोर्स की पढ़ाई के रिलेवेंट होगा, या तो कोई कॉन्सेप्ट रिलेवेंट होगा, या तो कैरियर रिलेटेड होगा, या तो डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन, या तो एडमिशन, इस तरह से कुछ होगा। तो हम वीक में 2 बार मिलेंगे, एक बार क्वेश्चन आंसर्स के लिए और एक बार हम पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि लंबे टाइम तक आप फोकस कर पाओ। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है कि ये मुझे नहीं आता है, ये मैं पहले नहीं पढ़ा हूँ, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप आज के क्लास अगर आप पहली क्लास लगा रहे हैं तो भी आप कंफर्टेबल फील करोगे। ओके, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द लाइव वेबिनार क्रिस्टल क्लियर है कि स्टूडेंट्स का मेरे साथ कनेक्शन बना रहे, हम नए नए कॉन्सेप्ट्स को पढ़ पाए, और वहाँ से क्या होगा कि आपकी जो क्वेश्चन को सोचने की जो स्किल्स है वो भी इम्प्रूव होगी। और जो पुराने स्टूडेंट्स है जिसने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर ली है उसके लिए एक रिवीजन क्लास भी हो जाएगा, कुछ नई चीज़ें भी मिलेगी, और नए स्टूडेंट्स को लाइव पढ़ने का एक एक्सपीरियंस मिलेगा। डन। जैसे हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप इसी फ्लो से पढ़िए, किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ना है तो यही फ्लो से पढ़ना है, उसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, कोई से भी कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, सबसे पहले हमें उसकी फंक्शनल फिजियोलॉजी पढ़ना है, फंक्शनल फिजियोलॉजी पढ़ना है। ओके, उसके बाद हमें उसकी न्यूरो हार्मोनल या तो इलेक्ट्रोलाइट लेवल की जो मॉलिक्यूलर लेवल की फिजियोलॉजी है उसको पढ़ना है। तो पहले वो काम किस तरह से हमें दिखता, किस तरह से उसका काम है वो, फिर सेल्यूलर लेवल पे किस तरह से काम होता है, दैट इज द सेकेंड थिंग। उसके बाद हम उसकी फार्माकोलॉजी को पढ़ेंगे। उसकी फार्माकोलॉजी में कितने डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स यूज होते हैं,
उसका इंपॉर्टेंस क्या है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कौन से क्वेश्चंस आ सकते, वो सारी चीजें पढ़ेंगे एंड साथ साथ में हम उसकी केस स्टडीज भी करते रहेंगे, ताकि बाय द एंड ऑफ द वेबिनार, ये जब ये वर्कशॉप खत्म होगा तो यू शुड बी एट द पोजीशन टू मेक कंक्लूडिव, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको एक लॉजिकली अंडरस्टैंड कर पाओगे। ओके तो यही ऑब्जेक्टिव है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फंक्शनल फिजियोलॉजी से। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे। ओके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये है, लाइट हो जाइए, बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, टेंशन बिना ही पढ़ना है। और ये मुझे कॉन्फिडेंस है कि आप सब लोग आज का क्लास खत्म होगा तब तक आप बहुत ही कंफर्टेबल फील करोगे। ओके तो लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम द वेरी सिंपल एंड बेसिक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। कुछ लोगों ने सुनी है, उसके लिए भी उतनी ही वैलिड है, उतनी ही जरूरी है। जो नए स्टूडेंट्स है उसने नहीं सुनी है, उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा गांव है, जंगल के बिल्कुल जंगल के बिल्कुल नजदीक में है। वहां पे एक रमेश नाम का आदमी रहता है। रमेश जंगल से गुजर रहा है। जैसे ही वो जंगल से गुजर रहा है उसके सामने एक शेर आ जाता है। अब वो शेर को जब रमेश देखता है तो उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें एक ही दम से स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले रमेश बहुत ही अलर्ट हो जाता है। आप कीवर्ड्स को पकड़ते रहना है। ओके रमेश बहुत ही अलर्ट हो जाता है, उसके दिमाग में बाकी कुछ नहीं चल रहा है, अभी सिर्फ एक ही फोकस चल रहा है कि मेरे सामने शेर है तो मैं अभी क्या करूं, या तो मैं भागूं या तो मैं उसके साथ फाइट करूं। अब रमेश ने डिसाइड कर लिया कि मुझे यहां से भागना है। अब उसी सिचुएशन में उसके मुंह के अंदर जो सलाइवा है वो थिक हो गया है। अब सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा अपनी लाइफ में, जैसे ही कुछ ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है तो क्या होता है, आपका मुंह सूख जाता है। ओके आपके जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाते हैं। ओके तो इसी तरह से रमेश के रोंगटे खड़े हो गए, उसके मुंह में एक सलाइवा जो है वो ठीक हो गया, उसकी आंखें बड़ी हो गई क्योंकि अब उसको भागना है, जंगल में से भागना है, तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। अब आंखें बड़ी होगी तभी तो उसको रास्ता दिखेगा। रास्ता दिखने के लिए आंखें बड़ी होना बहुत जरूरी है। उसी सिचुएशन में उसको भागना है, भागने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसके हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ेगा ताकि उसके सारे ऑर्गन, सारे सेल्स को उसी तरह से ब्लड का सप्लाई मिल पाए। इसीलिए हार्ट को पंप करना बहुत जरूरी है। अब हार्ट को पंप करना है, साथ साथ में उसको ऑक्सीजन भी चाहिए, तभी जाके तो वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो लंग्स को भी खोलना जरूरी है। तो अब उसके लंग्स खुल गए, उसका हार्ट पंपिंग फास्ट कर रहा है। अभी ये सिचुएशन में उसको क्या करना है, उसको ग्लूकोज भी चाहिए, लेकिन वो खाना खाने के लिए रुक नहीं सकता है। इसीलिए उसके लीवर में से ग्लूकोज की फ्लो को ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करना भी जरूरी है। तो उसके शरीर में ग्लूकोज आ गया है, अभी वो भागने के लिए उसके पास शक्ति तो है। अब मान लीजिए कि ये सिचुएशन में उसके हाथ और पैरों को बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी चाहिए कंपेयर टू उसके अंदर के ऑर्गन्स को। तो अभी बॉडी ने क्या कर दिया, उसकी जो अंदर की सप्लाई थी ब्लड की उसको रोक दिया, कम कर दिया, और वो जो एक्स्ट्रा जो ब्लड का फ्लो है वो उसने हाथ और पैरों की तरफ उसने डिविएट कर दिया। तो यहां पे उसके हाथ और पैरों में भी ब्लड की सप्लाई बढ़ चुकी है। अब रमेश पूरी तरह से भाग रहा है, और ये सिचुएशन में एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि अभी वो टॉयलेट के लिए रुक नहीं सकता है, 1 नंबर के लिए भी नहीं रुक सकता है, 2 नंबर के लिए भी नहीं रुक सकता है। क्यों नहीं रुक सकता है, अगर रुकेगा तो पीछे से शेर आ जाएगा। ओके तो ये सिचुएशन में उसकी जो यूरिनेशन प्रोसेस को भी होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ानी है, और उसकी टॉयलेट की भी कैपेसिटी को बढ़ाना है। ओके इतनी चीजें हुई। अब अगर हम क्विकली देखें तो रमेश की सिचुएशन क्या हुई, जैसे उसने शेर को देखा तो सबसे पहले ऊपर उसका फोकस बढ़ गया। देखिए यही स्टोरी को हम रिवाइज करेंगे 1-2 बार तो आपकी फंक्शनल फिजियोलॉजी बहुत ही क्लियर हो जाएगी। तो रमेश की फोकस बढ़ गई, फोकस बढ़ गई मतलब सिंपैथेटिक सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनहांसिंग योर फोकस। इसीलिए ADHD जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर के पेशेंट्स होते हैं उसको क्या करना चाहिए,
प्लीज पुट योर सेल्फ ऑन म्यूट। ओके, अगर ADHD का पेशेंट है तो उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सिम्पैथोमाइमेटिक स्टिमुलेशन चाहिए। दैट इज द फर्स्ट रोल आपको समझ में आ गया। उसकी आंख जो है वो माइड्रेसिस, उसकी आंखें बड़ी होना जरूरी है। ओके, तो यही चीजों को हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ये विजिबल है अभी आपको पूरी स्क्रीन? देखिए, ये आपकी स्पाइनल कोड है। स्पाइनल कोड से इस तरफ आज हम नॉरएड्रेनालिन एंड एड्रेनालिन सिंपैथेटिक सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ओके, तो पहले यहां से देखिए, डायलेशन ऑफ प्यूपिल। रमेश की आंख बड़ी हुई। क्यों बड़ी हुई? क्योंकि सिंपैथेटिक टोन बढ़ा, इसीलिए। सिंपैथेटिक टोन किससे बढ़ा? नॉरएड्रेनालिन की रिलीज से बढ़ा। तो उसने जैसे ही शेर को देखा, उसके शरीर में नॉरएड्रेनालिन की मात्रा बढ़ गई। ओके, अब नॉरएड्रेनालिन की मात्रा बढ़ी। अब मान लीजिए कि अगर आप हल्के स्ट्रेस में आते हो तो भी नॉरएड्रेनालिन की मात्रा बढ़ती है, और अगर आप शेर के सामने जाते हो तो भी नॉरएड्रेनालिन की मात्रा बढ़ती है। ये दोनों ही सिचुएशन में आपको समझना जरूरी है कि छोटे वाले स्ट्रेस और शेर सामने आने की सिचुएशन डिफरेंट होती है। जब शेर सामने आता है तो आपको बहुत बड़े फ्लो में सिंपैथेटिक टोन चाहिए, इसीलिए आपकी जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो साइमल्टेनियसली क्या कर देगी? साइमल्टेनियसली वो एड्रिनल मेड्यूला को भी स्टिमुलेट करेगी और एड्रेनालिन की रिलीज भी बढ़ाएगी। अब दो हो गए, नॉरएड्रेनालिन एंड एड्रेनालिन। यहां से आपका एक पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि नॉरएड्रेनालिन इज ए न्यूरोट्रांसमीटर। नॉरएड्रेनालिन इज ए न्यूरोट्रांसमीटर एंड एड्रेनालिन इज ए हार्मोन। एड्रेनालिन कहां से रिलीज होता है? वो एड्रिनल मेड्यूला से रिलीज होता है। एड्रिनल मेड्यूला कहां पे है? एड्रिनल ग्लैंड में है। एड्रिनल ग्लैंड में वो अगर हमें बहुत बड़ा फ्लो चाहिए सिंपैथेटिक का, उसी टाइम पे एड्रिनल मेड्यूला को स्टिमुलेशन मिलता है और एड्रेनालिन को रिलीज करता है। तो शेर सामने आया तो हमें तो बड़ा फ्लो चाहिए था, इसीलिए नॉरएड्रेनालिन एंड एड्रेनालिन दोनों मिलके ही काम करेंगे। ये पहला पॉइंट। तो रमेश की आंखें बड़ी हुई, डायलेशन ऑफ प्यूपिल, दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड में से सेक्रेशन ऑफ द थिक सलाइवा, थिक सलाइवा का सेक्रेशन हुआ। ओके, वो भी हम समझ में आ सकता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि नॉर्मल स्ट्रेस की सिचुएशन में दिस इज द वेरी कॉमन थिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्लड वेसल्स के ऊपर। ओके, अब रमेश को भागने के लिए हाथ और पैरों में ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा ब्लड का फ्लो चाहिए कंपेयर टू विसरल ऑर्गन्स। तो विसरल ऑर्गन्स जो है वहां पे उसकी ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देना जरूरी है, और आपके हाथ पैरों की ब्लड वेसल्स को डायलेट करना जरूरी है। यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अंदर की ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करना है और हाथ और पैरों की ब्लड वेसल्स को डायलेट करना है। इसीलिए आपकी जो नॉरएड्रेनालिन सिंपैथेटिक सिस्टम, अल्फा रिसेप्टर बीटा रिसेप्टर के बाद बात करेंगे, वेजो कंस्ट्रिक्शन एंड वेजो डायलेशन दोनों ही प्रोसेस होती है। अंदर के ऑर्गन कंस्ट्रिक्ट करेंगे, हाथ और पैरों की ब्लड वेसल्स डायलेट करेगी, क्योंकि हाथ और पैरों में ज्यादा ब्लड का सप्लाई चाहिए। हार्ट का रेट बढ़ जाएगा। ओके, तो रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन विल इंक्रीज। लंग्स क्या करेगा? ब्रोंको डायलेशन, क्योंकि उसको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, इसीलिए लंग्स ओपन हो जाएंगे। ओके, अब ये गट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है देखिएगा। गट के ऊपर अभी रमेश टॉयलेट करने के लिए रुक नहीं सकता है, इसीलिए उसकी जो गट की वॉल है वो रिलैक्स होगी। गट की वॉल के बाजू में आप देखोगे तो माइनस की साइन है, मतलब वो रिलैक्स होगी, गट की वॉल रिलैक्स होगी, और गट का जो स्पिंक्टर है वो टाइट हो जाएगा। इसीलिए रिलैक्स वॉल एंड स्पिंक्टर टाइट, उसका मतलब एकोमोडेट होगा, टॉयलेट लंबे टाइम तक रुक सकता है। ओके, वॉल रिलैक्स, स्पिंक्टर इज टाइट। ऐसी सेम सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी ब्लेडर में। अब ये ब्लेडर देखिए, ब्लेडर में डिट्रोजर मसल्स, ब्लेडर की वॉल की जो मसल्स है वो रिलैक्स हो जाएगी,
तो यूरिन ज़्यादा रुकेगा, और स्पिंक्टर मतलब नीचे का जो वाल्व है उसका वो टाइट हो जाएगा। उसका मतलब क्या हुआ कि यूरिन ज़्यादा देर तक रुक सकते हो। तो जंगल पास हो जाएगा जब शेर चला जाएगा और रमेश उसके बाद आराम से इत्मीनान से यूरिनेशन और ये दोनों प्रोसेस कर सकता है। अब देखिए, उसको एनर्जी चाहिए लेकिन खाने के लिए नहीं रुक सकता है, इसीलिए लीवर में से ये प्रोसेस होगी ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो जैसे ही उसके लीवर में ग्लाइकोजन का स्टोर है वो रिलीज होगा, उसमें से ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। अगर ग्लाइकोजन भी खत्म हो जाता है, लंबा दौड़ना है, तो वो सिचुएशन में ग्लूकोनियोजिनेसिस प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। तो ग्लूकोज की फॉर्मेशन बनाएगा ऑल्टरनेट फ्यूल सोर्स से, जैसे कि वो फैट में से कर सकता है। ओके, तो ये ग्लूकोनियोजिनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस वर्ड इटसेल्फ इंडिकेटिंग ग्लाइकोजन का लाइसिस। ग्लूकोनियोजिनेसिस वर्ड का मतलब नियोजिनेसिस, नया बनाना। ग्लूकोज नया बनाता है किसमें से? फैटी एसिड से। तो ये दोनों ही प्रोसेस है वो अपने ब्लड की ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएगा, क्योंकि रमेश को भागने के लिए शक्ति चाहिए। ओके, स्प्लीन वाला पार्ट अभी ठीक है। एड्रिनल मेड्यूला का स्टिमुलेशन क्यों होगा? क्योंकि हमें ज़्यादा सिंपैथेटिक टोन चाहिए, इसीलिए होगा। ओके, यूटेरस भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यूटेरस में एक चीज़ आपको डिपेंड अपॉन द हार्मोनल स्टेटस। अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो वहाँ पे रिलैक्सेशन होगा, नॉर्मल सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्शन होगा। वास्ट डिफरेंस मतलब ये इजेक्यूलेशंस वाला जो पार्ट है वो ठीक है। मस्करेनिक स्वेटिंग, हमें पता है स्ट्रेस में स्वेटिंग हो सकती है, और ये उसकी हेयर की स्टिमुलेशन। ओके, आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब ये बहुत ही बिल्कुल ही बेसिक फिजियोलॉजी वाली बात है। बेसिक फिजियोलॉजी अगर एक बार क्लियर हो जाती है तो उसके बाद आपको आगे बहुत इजी रहेगा समझना। तो क्विकली आप आपके चैट बॉक्स को ओपन करके हैव यू अंडरस्टूड इट, और यहां तक अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनल फिजियोलॉजी ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम, फंक्शनल फिजियोलॉजी ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम, वहां ऊपर से लेके नीचे तक सिंपैथेटिक सिस्टम की आउटकम क्या होती है वो समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पे मूव करेंगे, रिसेप्टर लेवल, उसके बाद मोलिकुलर लेवल पे मूव करेंगे। ओके, तो क्विकली अगर आप उसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हो तो क्विकली यस नो कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए फटाफट से। ओके, आर यू एंजॉइंग? मजा आ रहा है या डिफिकल्ट लग रहा है, क्या हो रहा है? अगर कोई बोलना चाहता है तो बोल सकते हो। इज मेकिंग सेंस? समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को? ओके, डन। चलो अभी यहां से मूव करते हैं नेक्स्ट लेवल की तरफ, और जो नेक्स्ट लेवल है वो है रिसेप्टर के बारे में समझना बहुत जरूरी है। जनरली रिसेप्टर्स दो है, अल्फा एंड बीटा। अब अल्फा में भी दो रिसेप्टर है, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। बीटा में भी दो रिसेप्टर है, बीटा 1 बीटा 2। तो अगर प्रैक्टिकली देखें तो हमें पहले अल्फा एंड बीटा को समझना जरूरी है। बीटा रिसेप्टर्स में बीटा 2 रिसेप्टर्स कहाँ पे है और अल्फा रिसेप्टर्स कहाँ पे है। ज़्यादातर अल्फा जहाँ पे लिखा है दैट इज अल्फा 1 रिसेप्टर, वो पेरिफेरल सिचुएशन में है, अल्फा 1 रिसेप्टर। मेन ऑर्गन्स को देखिए तो हार्ट में जो होता है दैट इज अ बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट में। तो हार्ट का जो फंक्शन, उसका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाने के लिए जो रिसेप्टर चाहिए दैट इज अ बीटा 1 रिसेप्टर। लंग्स में जो होता है दैट इज अ बीटा 2 रिसेप्टर। आपकी विसरल ऑर्गन की ब्लड वेसल्स के ऊपर जो रिसेप्टर होता है वो अल्फा 1 रिसेप्टर। आपकी हाथ और पैरों की ब्लड वेसल्स में होता है बीटा 2 रिसेप्टर। देखिए ओके, ब्लड वेसल्स में देखिए तो दोनों है अल्फा एंड बीटा। अल्फा कहाँ पे है? विसरल में है, और बीटा 2 कहाँ पे? पेरिफेरल में है। ओके, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में बीटा 1, ब्रोंकोडाइलेटर में बीटा 2। ओके, गट वॉल में भी अगर आप देखोगे और आपका जो ब्लैडर में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अल्फा रिसेप्टर
एंड बीटा रिसेप्टर दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है। ग्लाइकोलिसिस का जो रिलीज है उसमें भी अल्फा एंड बीटा इज रिस्पॉन्सिबल। बेसिकली अभी हम एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम देख रहे हैं, इसीलिए धीरे से आपको ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है रिसेप्टर मीडिएटेड एक्शंस कौन कौन सी है। ओके चलो यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। ये कोलिनर्जिक को भी आज का टॉपिक नहीं है, कोलिनर्जिक बाद में देखेंगे। गुड, ये दिस इज, अब हम कहाँ जा रहे हैं, हम मोलेक्युलर लेवल पे जा रहे हैं। ओके मोलेक्युलर लेवल पे हम उसको और डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले मैं जिस तरह से फ्लो करता हूं उसी तरह से आपको समझना है। ओके ये वरना क्या होगा, आप यहां पे गुम हो जाओगे कहीं पे। सबसे पहले हम टायरोसिन को देखते हैं। टायरोसिन गेट इनटू, ये क्या है, ये नर्व एंड है। अगर आप इसको आप इसकी फिजियोलॉजी को अगर इस तरह से देखोगे, ओके मान लीजिए ये मैं फिगर में बहुत ही खराब हूं, पर एक सेकेंड, ओके ये नर्व एंड है। ओके यहां से रिलीज हो रहा है, तो आपको ये जो नॉरएड्रेनालिन रिलीज हो रहा है वो नर्व एंड में हो रहा है। ओके तो इसके ऊपर से आपको समझने का ट्राई करना है कि ये किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है। टायरोसिन अंदर जाता है नर्व टर्मिनल के पास। टायरोसिन इज कन्वर्ट टू डोपामिन, डोपा में कन्वर्ट होता है, डोपा से डोपामिन बनता है। डोपामिन जब ये डोपा बना तब से वो कैटेकोलोमाइन बनना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से ये डोपामिन वो ये वेसिकल के अंदर स्टोर होता है, वहाँ से नॉरएड्रेनालिन बनता है और ये नॉरएड्रेनालिन यहाँ से रिलीज होता है। इसकी बायोकेमिस्ट्री भी देखेंगे अभी, उसकी जो केमिस्ट्री भी देखना जरूरी है। तो नॉरएड्रेनालिन इज रिलीज, दिस नॉरएड्रेनालिन इज बाइंड टू अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर और वहां से वो अपनी एक्शन देता है। तो हमने ऑलरेडी एक्शन तो देख ली, कौन कौन से टाइप की एक्शंस हो सकती है। ये जैसे ही नॉरएड्रेनालिन यहाँ पे रिलीज हुआ, वो ये रिस्पेक्टिव रिसेप्टर के ऊपर काम करेगा, रिसेप्टर के ऊपर काम करके अपनी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट को एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी नॉरएड्रेनालिन की, तो ये नॉरएड्रेनालिन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो वो ये रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करेगा। ओके कौन सा रिसेप्टर है ये, अल्फा 2 रिसेप्टर। यहां पे अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन रही तो दिस हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नॉरएड्रेनालिन इज गोइंग टू स्टिम्युलेट अल्फा 2 रिसेप्टर, स्टिम्युलेट करेगा। अब ये जो स्टिम्युलेशन है वो एडिनल साइक्लेज को इनहिबिट करेगा, समझिएगा, उसको इनहिबिट करेगा ताकि एटीपी से साइक्लिक एएमपी बनने की प्रोसेस कम हो जाएगी। साइक्लिक एएमपी कम बनेगा तो कैल्शियम अंदर नहीं जाएगा। ओके अब कैल्शियम अंदर नहीं जाएगा तो कैल्शियम की फिजियोलॉजी हमें पता है। ओके किसी भी सेल या तो किसी भी मसल्स के अंदर जब कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है तो कैल्शियम ही कॉन्ट्रैक्शन करता है। ओके तो ये सिचुएशन में क्या हो रहा है, जैसे कैल्शियम अंदर गया, कैल्शियम अंदर जाने के बाद इसको स्क्वीज करेगा, तो यहां से नॉरएड्रेनालिन का रिलीज होगा। अब नॉरएड्रेनालिन का रिलीज तो हो गया, अब हमारे पास इनफ क्वांटिटी में नॉरएड्रेनालिन है तो हमें बंद करना है। हम जनरली हॉर्मोन्स में ये पढ़ते हैं कि उसको हम फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं, कि ये फीडबैक मैकेनिज्म हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म करवाना है। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नॉरएड्रेनालिन ये नॉरएड्रेनालिन की रिलीज को बंद करेगा। किस तरह से बंद करता है, नॉरएड्रेनालिन स्टिमुलेटिंग दिस रिसेप्टर। स्टिमुलेटिंग याद रखना है, ये बहुत कॉमन सी मिस्टेक होती है एग्जाम में। ये अल्फा 2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा, ये स्टिमुलेट होने के बाद कैल्शियम को अंदर जाने से रोक देगा। कैल्शियम अंदर नहीं जाएगा तो नॉरएड्रेनालिन का रिलीज नहीं होगा। अगर नॉरएड्रेनालिन का रिलीज नहीं हुआ तो यहां पे इनफ जो इफेक्ट है वो टर्मिनेट हो जाएगी। दूसरा
ये जो रूट है नॉरएड्रेनालिन इज रीअपटेक सिस्टम 1, दिस इज वेरी वेरी पावरफुल सिस्टम। ज्यादातर नॉरएड्रेनालिन इज गोइंग टू रीअपटेक थ्रू दिस रूट, तो ये रूट से अंदर चला गया, अंदर गया नॉरएड्रेनालिन एंड वो वेसिकल में स्टोर हो गया। ओके, अब कुछ जो बचा बाकी, ये टर्मिनेशन विथ माओ एंड कैटेकोल ऑर्थोमिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की वजह से होता है। ओके, तो माओ एंड कैटेकोल ऑर्थोमिथाइल ट्रांसफरेज, ये दोनों एंजाइम्स नॉरएड्रेनालिन को मेटाबोलाइज कर देगा और ये मेटाबोलाइट करके उसकी जो मेटाबोलाइट्स है वो इनएक्टिव हो गई। तो फिर से एक बार देख लो ये प्रोसेस को। टायरोसिन से लेके एक प्रोसेस, पहली प्रोसेस आपको समझना है टायरोसिन के रिलेटेड आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, वो 1 सेकंड के बाद अभी उसको कवर करेंगे। तो टायरोसिन से बनता है आपका डोपा से बनता है डोपामिन से बनता है नॉरएड्रेनालिन। अब ये नॉरएड्रेनालिन एक वेसिकल में स्टोर हो गया। अब ये वेसिकल्स जैसे एक स्टोरेज है, जैसे ये वेसिकल स्क्वीज होगी, ओके, ये स्क्वीज होगी तो नॉरएड्रेनालिन रिलीज होगा, तो वो जो रिलीज होगा नॉरएड्रेनालिन वो वहां से बाहर निकलेगा तो वो रिस्पेक्टिव रिसेप्टर्स के ऊपर काम करेगा और अपनी फिजियोलॉजिकल एक्शन को एग्जिबिट करेगा। लेकिन ये सिस्टम, ये जो अभी ऑन हो गई है सिस्टम, उसको ऑफ करने के लिए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे एक दूसरा रिसेप्टर होता है जिसको बोलते हैं हम अल्फा 2 रिसेप्टर। अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नॉरएड्रेनालिन है तो वो अल्फा 2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा और वो कैल्शियम के फ्लो को बंद कर देगा। कैल्शियम की फ्लो अंदर नहीं जाएगी तो ये वेसिकल्स का स्क्वीजिंग नहीं होगा और नॉरएड्रेनालिन रिलीज नहीं होगा। अगर ये रिलीज नहीं होगा तो फिर उसकी जो सिस्टमिक सिंपैथेटिक टोन है वो बंद हो जाएगा। दैट इज अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। एक बात हो गई। अब दूसरी बात, जैसे ही नॉरएड्रेनालिन ने अपना काम खत्म कर लिया तो टर्मिनेट कैसे होगी उसकी एक्शन? टर्मिनेट होने के लिए 2 पार्ट है। पहला पार्ट, जो मेजॉरिटी ऑफ द नॉरएड्रेनालिन इज गोइंग टू रीअपटेक हो जाएगा उसका, और बाकी जो बचा नॉरएड्रेनालिन वो मेटाबोलाइज हो जाएगा। मेटाबोलाइज होने के लिए कौन कौन से एंजाइम्स चाहिए? माओ एंड कैटेकोल ऑर्थोमिथाइल ट्रांसफरेज। ये दोनों ही एंजाइम्स है जो नॉरएड्रेनालिन को मेटाबोलाइज कर देगा और उसकी एक्शन को टर्मिनेट कर देगा, खत्म कर देगा। ओके, तो ये पार्ट अभी के लिए ये फिजियोलॉजी जरूरी थी। ओके, अब यहां पे वापस आते हैं, 2 मिनट के बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी ये पॉइंट आपकी मेडिसिनल केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखिए तो सबसे बिगिनिंग का जो पार्ट है वो है फिनाइल एलेनिन is an amino acid that is essential amino acid. That means essential amino acid means this amino acid is not synthesized inside the body. उसको हमें बाहर फूड के फॉर्म में देना है, तो फिनाइल एलेनिन से कन्वर्ट होता है टायरोसिन। ओके, अब ये टायरोसिन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टायरोसिन क्यों इंपॉर्टेंट है? तो टायरोसिन इंपॉर्टेंट है बिकॉज दैट इज द प्रिकर्सर ऑफ द कैटेकोलामाइन। कैटेकोलामाइंस किससे बनते हैं? टायरोसिन से बनते हैं। ओके, मेलेनिन किससे बनता है? टायरोसिन से बनता है। ओके, आपके थायराइड हार्मोन किससे बनता है? टायरोसिन से बनता है। तो अगर हम प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो टायरोसिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर। ओके, तो इसकी बायोकेमिस्ट्री, उसका स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। ओके, अब ये दोनों के बीच में हम फिनाइल एलेनिन से लेके कैटेकोलामाइन की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो कैटेकोलामाइन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कैटेकोलामाइन। ओके, तो यहाँ पे फिनाइल एलेनिन में तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं था, तो पहला पॉइंट है हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज्वाइंट होना। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक ज्वाइंट हो गया तो टायरोसिन बन गया। अब टायरोसिन में दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन गया, अगर ज्वाइंट होता है तो डोपा बन गया। अब ये लीवोडोपा है, उसमें से ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है COOH वो हमें रिमूव करना है क्योंकि हम अमाइन बनाना चाहते हैं। अमाइन, ओके, अमीनो एसिड से अमाइन बनाना है तो COOH ग्रुप को रिमूव करना है। तो ये COOH ग्रुप रिमूव हो गया, उसका मतलब ये डोपामिन। अब यही अमाइंस होते हैं जो स्टिम्युलेंट भी होते हैं। ओके, वो अभी 1-2 मिनट के बाद आप समझ में आएगा।
तो पहले 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज्वाइंट हुए, फिर COOH ग्रुप रिमूव हुआ तो डोपामाइन बन गया। अब डोपामाइन को आगे ले जाते हैं नॉर एड्रेनालिन, तो यहाँ पे एक OH ग्रुप ज्वाइंट हो गया। ओके, उसके बाद अगर आप थोड़ा सा और देखोगे तो ये सिचुएशन में यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप ज्वाइंट हो गया, दैट इज एड्रेनालिन। तो एड्रेनालिन का स्ट्रक्चर, नॉर एड्रेनालिन का स्ट्रक्चर, डोपामिन का स्ट्रक्चर, टायरोसिन का स्ट्रक्चर और ये पूरी बायोसिंथेसिस, ये आपको केमिस्ट्री पर्सपेक्टिव से पढ़ना बहुत जरूरी है। ओके, अब एज ए स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, रिसर्च पर्सपेक्टिव से। अगर आप रिसर्च पर्सपेक्टिव से देखते हो तो बहुत सारी ऐसी डिजीज कंडीशन होती है, हमारा जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है वो ज़्यादातर कॉमर्शियल पर्सपेक्टिव से देखता है कि कौन सी दवाई बिकती है। ओके, अगर फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि फिनाइलएलेनिन आपकी फूड में नहीं है, या तो टायरोसिन आपकी फूड में, या तो कन्वर्जन प्रोसेस नहीं हो रही है, तो बाकी के बहुत सारे कैटेकोलामाइंस सिंथेसाइज नहीं होंगे। ये कैटेकोलामाइंस का मेन रोल क्या है? आपके मूड, आपकी बिहेवियर, आपकी जो साइकोलॉजिकल फंक्शंस है उसको इंप्रूव करने के लिए ये जरूरी है। इसीलिए अगर फूड हैबिट चेंज होती है या तो आपका डाइजेस्टिव चेंज होता है तो भी इस तरह की कंडीशंस आ सकती है। ओके, तो ये थोड़ा सा एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम देखना जरूरी है। ये देख लीजिए फिनाइलएलेनिन का यूज क्या है। जनरली बहुत सारे ऐसे नेचुरल सप्लीमेंट्स में फिनाइलएलेनिन का यूज होता है। ओके, तो आप उसको समझ पा रहे होंगे कि ADHD के लिए क्यों क्लेम क्यों करते हैं ADHD के लिए फिनाइलएलेनिन यूज हो सकता है। देखिए, ऐसे भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ सकते हैं कि लाइक ओवर द काउंटर या तो एज ए फूड सप्लीमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशंस कैन बी यूज फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, क्यों होता है। तो ADHD आपको समझ है कि ADHD के लिए आपके ब्रेन में, डिप्रेशन एंड ADHD के लिए आपको सिंपैथेटिक फ्लो बढ़ाना चाहिए, इसीलिए फिनाइलएलेनिन इज कंसिडर्ड एज अ सुपर प्रिकर्सर फॉर दैट एंड दैट्स व्हाई दैट कैन बी यूज्ड। एजिंग द स्क्रीन, डिप्रेशन, ये सारी चीजों के लिए यूज हो सकता है। यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, दैट इज अ टायरोसिन एंड टायरामाइन। ओके, टायरोसिन एंड टायरामाइन, टायरामाइन कंटेनिंग फूड, किस तरह से ये एक अलग क्वेश्चंस आ सकता है। टायरामाइन कंटेनिंग फूड, माओ इनहिबिटर्स और हाइपरटेंसिव क्राइसिस, ये आपकी एक ब्रैकेट का एक बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, टायरामाइन कंटेनिंग फूड, माओ इनहिबिटर्स एंड हाइपरटेंसिव क्राइसिस, उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं अभी 2 मिनट में। ओके, चलो वापस आते हैं यहाँ पे। डन। So the second component molecular level पे you understood from टायरोसिन से लेके एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन तक का सिंथेसिस कैसे होता है, उसके स्ट्रक्चर समझ में आ गए। फिनाइलएलेनिन क्या है वो समझ में आ गया, टायरोसिन क्या है वो समझ में आ गया, टायरोसिन से लिवोडोपा कैसे बनता है, लिवोडोपा से डोपामिन कैसे बनता है, वहां से नॉर एड्रेनालिन कैसे बनता है और एड्रेनालिन कैसे बनता है। इसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कुछ एग्जाम के क्वेश्चंस। तो सेकेंड पार्ट पे आते हैं उसकी फ्लो। जैसे नॉर एड्रेनालिन बन गया तो नॉर एड्रेनालिन इज वो मतलब सेल के अंदर फ्री फॉर्म में है या तो वेसिकल्स में है, ज्यादातर वो स्टोर होता है वेसिकल्स में। वेसिकल में स्टोर है, वहां से रिलीज होगा, रिलीज के लिए कैल्शियम चाहिए, कैल्शियम उसको स्क्वीज करेगा, वहां से कैल्शियम की इफेक्ट से नॉर एड्रेनालिन रिलीज हुआ, रिलीज होने के बाद वो 2 रिसेप्टर के ऊपर रिस्पेक्टिव काम करेगा, उसके बाद वो जो एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन है तो वो फ्लो को बंद करवा देगा, और जो रिमेनिंग है उसका टर्मिनेशन के 2 रूट है, या तो वो टाइप 1 से ये जो अपटेक 1 के रूट से वो अंदर चला जाएगा, बाकी बचेगा वो मेटाबोलाइज हो जाएगा माओ एंड कैटेकोलोर्थोमिथाइल ट्रांसफरेज से। दिस इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ फिजियोलॉजी। अब आगे बढ़ते हैं उसमें जो कुछ ड्रग्स किस तरह से यूज होती है उसके बारे में। डन। चलो इस तरफ देखते हैं। पहले सिम्पेथोमाइमेटिक्स एंड सिम्पेथोलाइटिक्स, एंटागोनिस्ट एंड एगोनिस्ट वाली बातें। तो एगोनिस्ट में हम डिवाइड कर दे उसको 2 पार्ट में, एक है इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट एक्टिंग। अब इनडायरेक्ट एक्टिंग का मतलब क्या होता है, उसके पास खुद के पास इफेक्ट नहीं है, पर ये जो मेडिकेशंस है वो इनडायरेक्टली नॉर एड्रेनालिन की रिलीज को बढ़ा सकता है, जैसे एपेड्रेन।
एज ए फार्मासिस्ट ड्रग्स हमारा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो हमें फार्माकोलॉजी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। ओके, एपिड्रिन, एम्फेटामिन, टायरेमाइन एंड कोकेन, ये ड्रग्स इनडायरेक्टली सिम्पैथोमाइमेटिक को स्टिमुलेट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट है एम्फेटामिन। एम्फेटामिन क्यों इंपॉर्टेंट है, और एम्फेटामिन की जो कजिन ब्रदर्स वाले कुछ ड्रग्स भी समझ आना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट एम्फेटामिन, डेक्सएम्फेटामिन, एम्फेटामाइन और मिथाइलफेनिडेट। ओके, ये सारे मेडिकेशंस का नाम समझ आना जरूरी है। एम्फेटामिन नॉर्मली यूज होता है एज ए ड्रग अब्यूजर, उसको बोलते हैं पार्टी ड्रग, क्योंकि ये पार्टी ड्रग इसीलिए बोलते हैं कि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक टोन को बढ़ाता है। अगर सिंपैथेटिक टोन बढ़ेगा तो आप एनर्जेटिक फील करोगे, एनर्जेटिक फील करोगे तो आप बहुत ज़्यादा डांस कर सकते हो, आप एक हेल्यूसिनेशन की सिचुएशन में रह सकते हो, आपको बहुत ही एनर्जेटिक फील होगा, लेकिन दूसरे दिन आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। इसीलिए दिस इज द मेन ड्रग अब्यूजिंग सिचुएशन है एम्फेटामिन। इट्स द सेम वे कोकेन भी इसीलिए प्रमोट किया जाता है या तो यूज होता है एज ए ड्रग अब्यूज। लेकिन कुछ लोगों को ADHD की प्रॉब्लम्स होती है, उसको अटेंशन के लिए कोई मेडिकेशन देनी है तो वहां पे मिथाइलफेनिडेट दे सकते हैं। दैट इज ऑल्सो सेंट्रली इफेक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक स्टिमुलेंट है वो। ओके, या तो हम उसको डेक्सएम्फेटामिन दे सकते हैं, डेक्सएम्फेटामिन या तो मिथाइलफेनिडेट। ये मेडिकेशन ADHD के लिए यूज हो सकती है। लेकिन एम्फेटामिन एंड जो कोकेन है वो ड्रग अब्यूज के लिए यूज होता है। ओके, तो ये पार्ट बहुत जरूरी है। अब देखिए ये किस तरह से काम करता है, उसका मैकेनिज्म क्या है। तो एम्फेटामिन जो है ये मेडिकेशंस ये रूट से, क्योंकि नोरेड्रेनालिन भी एक अमाइन है, एम्फेटामिन एंड टायरेमाइन भी एक अमाइंस है, तो ये अमाइंस इसी रूट से अंदर एंटर करते हैं। अंदर एंटर किया, ये वेसिकल्स में से नोरेड्रेनालिन को रिप्लेस कर दिया, मतलब उसको बाहर रिलीज कर दिया। ओके, और ये बाहर रिलीज हो गया नोरेड्रेनालिन, तो फिर आपको पता है नोरेड्रेनालिन तो रिलीज हो जाएगा बाहर, तो बाहर रिलीज होके वो सिंपैथेटिक एक्शन को बढ़ा सकता है। दैट्स व्हाई दिस मेडिकेशंस कैन कॉज, उसको बोलते हैं सिम्पैथोमाइमेटिक, पर इनडायरेक्टली वो नोरेड्रेनालिन की रिलीज को बढ़ा रहा है। दैट मेक सेंस? सेंस बन रहा है आपको? इनडायरेक्टली किस तरह से वो स्टिमुलेट करता है नोरेड्रेनालिन की रिलीज को। ओके, अब कोकेन जो है उसका मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है। कोकेन क्या करता है, कोकेन रीअपटेक को इनहिबिट कर देता है, कोकेन रीअपटेक को इनहिबिट कर देता है। दैट मीन्स नोरेड्रेनालिन जो ये प्राइमरी यही रूट से वो अंदर जा रहा था, वो अब अंदर नहीं जा पाएगा, तो यहां पे उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। अगर यहां पे एट द साइट ऑफ एक्शन पे नोरेड्रेनालिन की एक इफेक्ट बढ़ी, अवायबिलिटी बढ़ी, दैट मीन्स दैट इज गोइंग टू कॉज द बिगर प्रॉब्लम, क्योंकि वो लंबे टाइम तक वो स्टिमुलेशन देगा। ओके, तो एम्फेटामिन एंड कोकेन डिफरेंट वे से काम करता है। ओके, कोकेन इनहिबिशन अंदर जो जाने का रूट है नोरेड्रेनालिन का, रीअपटेक का, उसको ब्लॉक कर देता है। ओके, और एम्फेटामिन वो रूट से एंटर करता है और उसको डिस्प्लेस करता है, नोरेड्रेनालिन को वेसिकल से डिस्प्लेस करके उसको रिलीज अवायबल करवाता है। दैट्स व्हाई दिस टू मेडिकेशंस आर डिफरेंटली वर्क। हमारा जो क्वेश्चन एक छुपा है वो यहां पे टायरेमाइन पे है। टायरेमाइन कंटेनिंग फूड क्यों प्रॉब्लम करवा सकता है? खास करके टायरेमाइन कंटेनिंग फूड्स जो है वो आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रिलेटिवली कम है उसकी इफेक्ट, पर टायरेमाइन सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर्स नोरेड्रेनालिन की रिलीज को बढ़ाएगा। समझिएगा, टायरेमाइन ने क्या किया, नोरेड्रेनालिन की रिलीज को बढ़ाया। अब उसके साथ में अगर मान लीजिए कि माओ इनहिबिटर दे दिया, ओके, तो माओ इनहिबिटर अब ये नोरेड्रेनालिन की मेटाबॉलिज्म को रोक देगा, तो अवायबिलिटी ऑफ नोरेड्रेनालिन बढ़ जाएगी। अब ये अवायबिलिटी ऑफ नोरेड्रेनालिन बढ़ी, उसका मतलब पेशेंट को सीवियर हाइपरटेंशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो टायरेमाइन क्या करता है, टायरेमाइन नोरेड्रेनालिन की रिलीज को बढ़ाता है।
और माओ इसकी मेटाबॉलिज्म को कम करता है। तो इफेक्टिव क्या हुआ, नॉरएड्रेनालिन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी एंड बिकॉज ऑफ दैट कॉज द सीवियर हाइपरटेंसिव क्राइसिस, मतलब पेशेंट को बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन हो सकता है। ये सिचुएशन ज़्यादातर किस में होती है, नॉन सिलेक्टिव माओ इनहिबिटर्स में, नॉन सिलेक्टिव में। ओके, तो ये एग्जाम का एक क्वेश्चन है कि टायरामाइन कंटेनिंग फूड क्या होते हैं। जैसे हम आप लोगों को चीज रिएक्शन पता है, तो दैट इज अ टायरामाइन कंटेनिंग फूड। क्यों होता है, तो टायरामाइन इज स्टिमुलेटिंग नॉरएड्रेनालिन एंड माओ इज इनहिबिटिंग मेटाबॉलिज्म, तो अवायबिलिटी ऑफ नॉरएड्रेनालिन विल इंक्रीज एंड दैट कैन कॉज द प्रॉब्लम। गुड, ओके। तो अभी ये सारे ड्रग्स जब देखते जाएंगे तभी आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ आएगा। ओके, अब डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट में कौन कौन से हैं। तो अगर मान लीजिए कि आप एगोनिस्ट के बारे में देखोगे तो नॉरएड्रेनालिन एंड एड्रेनालिन ये डायरेक्ट एगोनिस्ट है, क्योंकि ये तो नेचुरली एकरिंग सब्सटेंस भी है, लेकिन इसकी बायोअवेबिलिटी और उसकी मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाती है, इसीलिए दिस इज नॉट वेरी कॉमनली यूज मेडिकेशन। पर एड्रेनालिन का यूज होता है, कहाँ पे यूज होता है, व्हाट इज द यूज ऑफ एड्रेनालिन। यहाँ पे आपके 3-4 क्वेश्चंस छुपे हैं एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन की सिचुएशन में। एड्रेनालिन, व्हाट इज द यूज ऑफ एड्रेनालिन, टाइप कीजिए। आप खुद की वीडियो को वो कर दीजिए, बंद कर दीजिए, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स डिस्टर्ब ना हो। प्लीज स्टॉप योर वीडियो शेयरिंग। ओके, थैंक यू। एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन में से 3-4 क्वेश्चंस बन सकते हैं, पूछ सकते हैं। यस, ओके। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन में यूज होता है, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन में यूज होता है एड्रेनालिन। कार्डियक शॉक के लिए यूज हो सकता है। ओके, सिवियर ब्रेडिकार्डिया के लिए यूज हो सकता है। परफेक्ट, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन इज द परफेक्टली राइट आंसर। अब क्वेश्चन थोड़ा सा यहां से डिटेल में आगे आएगा, हम उसके बारे में एक बात करते हैं मेडिकेशंस के ग्रुप में। तो डायरेक्ट एगोनिस्ट में एड्रेनालिन नॉरएड्रेनालिन इज अ क्लियर इंडिकेशन, पर ये बहुत कॉमन नहीं यूज होता है, वो रेयरली यूज होता है। अल्फा 2 एगोनिस्ट, ओके, अल्फा 2 एगोनिस्ट की बात कर रहा हूं, उसकी इफेक्ट क्या होगी, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ अल्फा 2 एगोनिस्ट। टाइप करके लिखिए। अल्फा 2 एगोनिस्ट ब्लड प्रेशर कम करने में यूज होता है या ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में यूज होता है। अल्फा 2 एगोनिस्ट, परफेक्ट। अल्फा 2 एगोनिस्ट इज यूज हियर। ओके, आप ये समझिए कि अल्फा 2 एगोनिस्ट आप दोगे तो ये रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा, ये रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा तो साइक्लिक एएमपी बनना बंद होगा, तो कैल्शियम अंदर नहीं जाएगा, तो ये स्क्वीज होके नॉरएड्रेनालिन रिलीज नहीं होगा। इसीलिए क्लोनिडिन एंड मिथाइल डोपा, ये जो अल्फा मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन जो है, ओके, दिस काइंड ऑफ मेडिकेशंस आर अल्फा 2 एगोनिस्ट है। ये एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट नहीं है। ओके, लेकिन अल्फा 1 एंटागोनिस्ट जो होता है वो इस तरह के यूज में काम आता है, वो पेरिफेरल वेजोडाइलेशन करवाता है। तो ये कंफ्यूजन बहुत होता है स्टूडेंट्स को कि अल्फा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट कैन कोज हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन। इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछ रहे तो पता होना चाहिए कि अल्फा 2 एगोनिस्ट कैन यूज फॉर मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, वो हाइपरटेंशन को रिड्यूस करने के लिए यूज होता है। और अल्फा 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट इज यूज फॉर व्हाट, अल्फा 1 एगोनिस्ट कि ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट क्या होती है, अल्फा 1 एगोनिस्ट की। अल्फा 2 एगोनिस्ट बीपी को कम करता है, तो अल्फा 1 एगोनिस्ट क्या करता है, बीपी को बढ़ाता है, बीपी को बढ़ाता है, क्योंकि वो पेरिफेरली काम करता है यहाँ पे। तो इससे आपकी ब्लड वेसल्स जो है वो कंस्ट्रिक्ट होगी। उसके यूजेस देखते हैं अभी 2 मिनट में।
ओके, यस, नेजल कंजेशन में यूज होता है, दैट इज परफेक्ट। पर आपको ये समझना जरूरी है कि दैट कैन कॉज वेजो कंस्ट्रिक्शन। ओके, गुड। ओके, अल्फा 1 फिनाइल एफेरिन एंड, तो फिनाइल एफेरिन, दिस मेडिकेशन इज अल्फा 1 एगोनिस्ट। अल्फा 1 एगोनिस्ट फिनाइल एफेरिन क्या करता है, वो आपकी ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, नेजल डिकंजेशन के लिए भी यूज हो सकता है। अब बीटा एगोनिस्ट की बात करें तो बीटा एगोनिस्ट में हम पहले उसको डिवाइड कर देते हैं नॉन सिलेक्टिव, सिलेक्टिव। तो नॉन सिलेक्टिव बीटा 1 बीटा 2 में आइसोप्रेनिलिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका प्रैक्टिकल केस स्टडी देखेंगे अभी 2 मिनट के बाद। ओके, इपिनेफ्रिन तो पता है आपको, आइसोप्रेनिलिन। ओके, ये दोनों के ऊपर काम करता है। अगर दोनों के ऊपर काम करता है तो रिजल्टिंग इफेक्ट क्या होगी उसकी? बीटा 1 पे इफेक्ट करेगा तो हार्ट फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करके प्रेशर करेगा, बीटा 2 पे करेगा तो वेजोडाइलेशन करेगा। वेजोडाइलेशन हो गई और यहां पे स्टिम्युलेशन हुआ। ओके, तो ब्लड प्रेशर ड्रॉप डाउन होगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, दैट इज द रिजल्टिंग इफेक्ट। ये हम कंपैरिजन देखेंगे अभी नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन एंड आइसोप्रेनिलिन का, तब आपको समझ में आएगा कि ब्लड प्रेशर, पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ब्लड प्रेशर एंड कार्डियक आउटकम पे क्या फर्क पड़ता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ओके, बीटा 2 रिसेप्टर को अगर स्पेसिफिकली स्टिमुलेट किया जाए तो अस्थमा के लिए यूज होता है साल्बिटामोल एंड टर्बिटालिन। ओके, सिर्फ बीटा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट किया जाए तो कार्डियक अरेस्ट को कंट्रोल करने में यूज कर सकते हैं, डोब्यूटामाइन और नॉरएड्रेनालिन। ये हो गया सिम्पैथोमाइमेटिक्स। क्विकली देख लेते हैं सिम्पैथोमाइमेटिक्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। पहले 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। इनडायरेक्ट का मेन काम क्या होता है, या तो नॉरएड्रेनालिन की रीअपटेक को बंद कर दे, रीअपटेक नहीं होने देगा तो अवाइबिलिटी बढ़ जाएगी। दूसरा, वो डायरेक्ट एंटर हो जाए और वहां से डिस्प्लेस कर दे, जो वेसिकल में स्टोर है नॉरएड्रेनालिन उसको वहां से डिस्प्लेस कर दे और नॉरएड्रेनालिन की रिलीज को बढ़ा दे। तो ये 2 तरीके से हम इनडायरेक्टली सिम्पैथोमाइमेटिक एक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहां पे जो मेडिकेशंस यूज होते हैं उसमें कुछ ADHD के ड्रग्स, कुछ कोकेन, एम्फेटामिन और पिपेड्रिन जैसे मेडिकेशंस यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं। बाकी देखें तो अल्फा रिसेप्टर के जो एगोनिस्ट है उसमें अल्फा 1 अल्फा 2 में एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, वो तो दोनों की साइड आएगा। अल्फा 2 में क्लोनिडिन और अल्फा 1 में फिनाइल एफेरिन। बीटा में अगर देखें तो बीटा 1 बीटा 2 दोनों के एगोनिस्ट, सिर्फ बीटा 2 के एगोनिस्ट का यूज सिर्फ और सिर्फ अस्थमा में होता है। ओके, और बीटा 1 का यूज कार्डियक के लिए होता है। बीटा 1 बीटा 2 आइसोप्रेनिलिन इज यूज फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पर्पस, वो हम देखते हैं अभी 3 मेडिकेशन की कंपैरिजन। लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाले कोई मेडिकेशंस है तो वो ये है ब्लोकर्स वाला ग्रुप। उसमें बड़ा वाला ग्रुप है बीटा ब्लोकर्स। बीटा ब्लोकर्स डिटेल में हाइपरटेंशन में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, वहां पे उसकी कंपैरिजन है, उसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी के पर्सपेक्टिव से कंपैरिजन, उसकी सिलेक्टिविटी। तो ये सारे पॉइंट से बीटा ब्लोकर्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। और अगर हम अल्फा की बात करें तो अल्फा में अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों को ब्लॉक करने वाली मेडिकेशन और सिर्फ अल्फा 1 को ब्लॉक करने वाली मेडिकेशन, अल्फा 1 को ब्लॉक करने वाली प्राजोसिन और अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों को ब्लॉक करने वाली मेडिकेशन है फिनॉक्सीबेंजामाइन एंड फेंटोलामाइन। ओके, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जो नए स्टूडेंट्स हैं जिसको बिल्कुल ही अनुभव नहीं है, ऐसे स्टूडेंट्स को ड्रग्स के नाम में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, पर आप 1-2 बार उसको सुनेंगे तो इजीली यू कैन मैनेज इट। ओके, डन। तो फार्माकोलॉजी की क्लासिफिकेशन को ब्रॉड स्पेक्ट्रम में उसको डिवाइड कर लेते हैं, सिम्पैथोमाइमेटिक एंड सिम्पैथोलाइटिक 2 टाइप में हम उसको डिवाइड करेंगे। सिम्पैथोमाइमेटिक्स में उसको फर्दर डिवाइड करेंगे इनडायरेक्ट स्टिमुलेंट एंड
डायरेक्ट स्टिमुलेंट। इनडायरेक्ट स्टिमुलेंट्स में दो टाइप के रूट्स हो सकते हैं, या तो उसकी रीअपटेक को इनहिबिट करे या तो उसको डिस्प्लेस करवा के अवायबिलिटी को बढ़ाए। दिस आर द टू डिफरेंट मोड ऑफ एक्शंस। इनडायरेक्टली वी कैन क्रिएट द सिंपैथोमाइमेटिक एक्शन। अब जो डायरेक्ट एक्शन है, डायरेक्ट एक्शन में अल्फा और बीटा दोनों को डिवाइड कर दे, तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो अल्फा वाले हैं वहां पे नॉन सिलेक्टिव अल्फा 1 एंड अल्फा 2, इस तरह से आप फर्दर डिवाइड कर दो तो नॉन सिलेक्टिव अल्फा 1 अल्फा 2 इस तरह से। ओके, बीटा में भी ऐसा कर सकते हो, नॉन सिलेक्टिव स्टिमुलेंट, बीटा 2 सिलेक्टिव एंड बीटा 1 सिलेक्टिव। तो इस तरह से आपको एक क्लासिफिकेशन को स्ट्रक्चर्ड करना है। अगर ये क्लासिफिकेशन को स्ट्रक्चर्ड करोगे तो आपके पास बहुत सारे मेडिकेशंस के ग्रुप बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 ग्रुप इस तरफ हो गए। अब इसी तरह से आपको इस तरफ भी ग्रुप करना है एंटागोनिस्ट की तरफ। तो एंटागोनिस्ट में क्या करोगे, बीटा एंड अल्फा। अब बीटा में क्या करोगे, स्पेसिफिकली बीटा ब्लॉकर्स को फर्दर डिवाइड कर दो, सिलेक्टिव, नॉन सिलेक्टिव एंड इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्शन वाले, जो ऑलरेडी हमने हाइपरटेंशन में डिस्कस किया है। और अल्फा की तरफ आप एक ग्रुप प्राजोसिन बना दीजिए और एक फेनोक्सीबेंजोमाइन बना दीजिए। प्राजोसिन का खास करके आज के जमाने में यूज बीपीएच में ज्यादा होता है और फेनोक्सीबेंजोमाइन एंड फिंटोलोमाइन का यूज ज्यादातर फियोक्रोमोसाइटोमा में होता है। ओके, तो ये आगे जाके देखते हैं, पर अभी तक हमने जो बात की उसको कंक्लूड करें तो हमने 3 कंपोनेंट की बात कर ली है। 3 कंपोनेंट, पहले हमने फंक्शनल सिंपैथेटिक देखा, उसके बाद हमने उसकी मॉलिक्यूलर सिंपैथेटिक देखा, उसके बेस पर हमने ड्रग को क्लासिफाइड कर लिया। अगर हम इस तरह से उसको ऑर्गेनाइज करेंगे तो 3 पार्ट में हमारा अब तक का क्लास डिवाइड हो चुका है। अब यहां से थोड़ा सा आगे जाना चाहिए। आगे जाने का मतलब हमें इंडिविजुअल ड्रग्स के बारे में कुछ प्रोज एंड कॉन्स पढ़ना चाहिए ताकि हम उसको अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकें। ओके, डन। लास्ट में एक बार कंक्लूजन भी करेंगे। ओके, द इफेक्ट ऑफ एड्रेनोरिसेप्टर स्टिम्युलेशन। ओके, स्टिम्युलेशन में क्या है, बीटा 2 को अगर हम स्टिम्युलेट करते हैं तो ब्रोंकोडाइलेशन होता है, उसका यूज अस्थमा में कर सकते हैं। दैट इज क्लियर। ओके, दूसरा, रिलैक्स यूट्रिन मसल्स। हमने देखा था पहले ही यूटेरिन, प्रेग्नेंट वुमेन वाला जो पार्ट, लेकिन रमेश के केस में नहीं समझाया था। लेकिन यूटेरिन को अगर आप देखोगे तो प्रेग्नेंट वुमेन, उसमें ब्रैकेट में लिखा था हार्मोनल स्टेटस के बेस पर वो काम करता है। तो दे आर यूज्ड टू रिलैक्स यूटेरिन मसल्स। कौन सी सिचुएशन में, प्रिवेंट प्री टर्म लेबर्स। अगर प्री टर्म लेबर्स पेन चालू हो जाता है तो उसको रिलैक्स करने के लिए हम बीटा एगोनिस्ट दे सकते हैं। ओके, बीटा 1 एड्रेनोरिसेप्टर का मेन रोल कहां पे है, जैसे कि ये डोब्यूटामाइन, अगर उसका यूज करेंगे तो हम हार्ट फेलियर को, जो लो आउटपुट हार्ट फेलियर है, उसको मैनेज करने में यूज कर सकते हैं। ओके, अल्फा 1 एगोनिस्ट का यूज कहां पे होता है, अल्फा 1 एगोनिस्ट का यूज डी कंजेस्टेंट में। एज ए डी कंजेस्टेंट अगर आप देखोगे, डी कंजेस्टेंस कैसे होता है, नेजल डी कंजेशन हो या तो आंख का डी कंजेशन हो। ओके, आंख की डीकंजेशन में रेड आंख हो जाती है और नेजल डीकंजेशन में आपको सांस लेने में दिक्कतें होती है। तो इसको समझिए थोड़ा सा, ये आपके नाक की नेजल कैविटी है। ओके, नॉस्ट्रिल की कैविटी है ये। नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, ये आपका ल्यूमिन है, मतलब ये एयरवे अंदर जाने और बाहर आने का एरिया है। अगर यहां पे इन्फ्लेमेशन होती है तो क्या हो जाता है, ये इन्फ्लेमेशन के बाद ओके, इस तरफ देखते हैं, अगर यहां पे इन्फ्लेमेशन हुई तो फ्लूइड यहां पे भरना चालू होगा, तो ये एडिमेटस हो जाएगी, एडिमेटस हो जाएगी। तो यहां पे पानी भर जाएगा, ये एडिमेटस हो गई। तो अब आपकी जो इंटरनल जो कैविटी है, जहां से एयर का पास होने की सिचुएशन है, वो इतने में ही हो रही है।
ओके उसका मतलब आपको टाइट फील होगा, आप जब सांसें लेंगे तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि इजीली आपकी सांसें आ जा रही है, क्योंकि ये डायलेशन हो चुका है। ये डायलेशन किसकी वजह से हुआ है? जैसे यहाँ पे लोकल एलर्जिक रिएक्शन होती है तो हिस्टामिन रिलीज होता है, ओके और ये जो हिस्टामिन है वो वेजोडाइलेटरी सब्सटेंस है, तो उससे क्या हुआ, वहाँ की ब्लड वेसल्स डायलेट हो चुकी है। अब डायलेट हुई तो फ्लूइड भी भर चुका है, तो ये ल्यूमेन जो अंदर आने जाने वाला जो डायमीटर है वो छोटा हो गया है। अब इसको अगर हमें वापस इस तरफ करना है तो ये जो डायलेटेड ब्लड वेसल्स है उसको हमें कंस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी, कंस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा, उसको फिर से संकुचना पड़ेगा। अगर ये संकुचने के लिए हम यहाँ पे उसको क्या दे सकते हैं, अल्फा स्टिम्युलेंट, ओके तो अल्फा 1 एगोनिस्ट दे सकते हैं। अगर हम अल्फा 1 एगोनिस्ट देंगे तो उसका ये नेजल डिकंजेशन है वो बंद हो जाएगा, नेजल डिकंजेशन बंद हो जाएगा और फिर से उसको सांस लेने में ईजी हो जाएगा। यही सिचुएशन, ये जो सिचुएशन है, अगर आपको कोई पूछे क्या बार बार नेजल डिकंजेस्टेंट ले सकते हो क्या, तो बार बार डिकंजेस्टेंट लेने से ड्रग इंड्यूस्ड डिकंजेशन भी हो सकता है। ओके तो ये जो मेडिकेशंस है, जनरली आपने एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, कुछ क्रिकेटर्स एडवर्टाइजमेंट करते हैं उसकी जो नेजल डिकंजेशंस के जो पंप है उसकी, ओके तो ये मेडिकेशंस अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन के पेशेंट को नहीं देना चाहिए। अगर आप अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन के पेशेंट को दोगे तो अल्फा 1 एगोनिस्ट क्या करेगा, दैट कैन कॉज वेजो कंस्ट्रिक्शन और ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, इसीलिए दिस मेडिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम ओटीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ओवर द काउंटर मेडिकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो नेजल डिकंजेशन एंड हाइपरटेंशन के ऊपर बहुत सारे केस स्टडीज बन सकते हैं, तो आपकी सेकेंड एग्जाम में उसके रिलेवेंट केस स्टडीज आ सकते हैं। एक दो केस स्टडीज हम देखेंगे अभी, पर ये समझना जरूरी है नेजल डिकंजेस्टेंट कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, अल्फा 1 एगोनिस्ट होने की कैरेक्टरिस्टिक उसमें होनी जरूरी है। ओके अल्फा 2 एगोनिस्ट क्लोनिडीन एंड मिथाइल डोपा वो सेंट्रली एक्टिंग हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस है। तो देख लीजिए एक बार, बीटा 2 अस्थमा, बीटा 1 हार्ट के रिलेटेड, अल्फा 1 वो डिकंजेस्टेंट, अल्फा 2 हाइपरटेंशन के लिए। ओके आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये चारों के चारों क्लास के जो स्टिमुलेंट मेडिकेशंस। सिंपैथोमाइमेटिक्स अमाइंस, कौन कौन से अमाइंस थे, एपिड्रीन था, एम्फेटामिन था। एम्फेटामिन के बारे में हमने कुछ देखा, अब एपिड्रीन के बारे में देखते हैं थोड़ा सा, और एपिड्रीन के बारे में ये समझना जरूरी है, ये आपके इथिक्स का भी क्वेश्चन हो सकता है। आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखते होंगे 3, एम्फेटामाइन, मिथाइल एम्फेटामाइन एंड एपिड्रीन। रिजेंबल लग रहा है आपको, ये स्ट्रक्चर सिमिलर दिख रहा है, यस नो कुछ कीजिए, खाली OH ग्रुप को चेंज करने से ये कुछ चेंज हो सकता है। एपिड्रीन में OH ग्रुप है और यहां पे OH ग्रुप नहीं है, ओके तो बेसिकली ये जो अमाइंस है दोनों, वो एपिड्रीन से आप एम्फेटामिन बना सकते हो डिहाइड्रोक्सिलेशन प्रोसेस करके, बन सकता है, ओके अब आपकी स्टोरी यहां से स्टार्ट होती है एपिड्रीन से। मैं आपको एक ऑस्ट्रेलिया के पर्सपेक्टिव से समझाता हूं पहले, ये हर एक कंट्री में लागू होता है। एपिड्रीन जो है वो ओवर द काउंटर मेडिकेशन है, OTC मेडिकेशन है, और उसके रिजेंबल में स्यूडोएपिड्रीन करके भी एक मेडिकेशन है जो OTC में नेजल डिकंजेशंस में यूज होती है, और बहुत अच्छी मेडिकेशन है क्योंकि वो अल्फा रिसेप्टर के ऊपर काम करती है, तो इमीडिएटली वो वेजो कंस्ट्रिक्शन करके आपको नेजल कंजेशन एंड नेजल ओपनिंग्स में काम करवा सकती है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो ड्रग अब्यूजर्स है, मतलब वो क्या करते हैं, बहुत अलग अलग फार्मेसी स्टोर में जाके वो एपिड्रीन को बाई करते हैं, एपिड्रीन को बाई करते हैं, फिर उसके पास
एपिड्रिन इजीली एक्सेसिबल हो गया। अब इजीली एक्सेसिबल एपिड्रिन से एक प्रोसेस करके वो उसमें से एम्फेटामिन बनाते हैं और एम्फेटामिन फिर मार्केट में एज ए इलीगल ड्रग बेचते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए एक एपिड्रिन का जो सर्च प्रोग्राम ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च किया था, जिसमें आप कभी भी एपिड्रिन को डिस्पेंस करते हो तो आपको कुछ बेसिक सी डिटेल्स वो पेशेंट की डालनी है। भले ही वो ओटीसी मेडिकेशन हो, पर उसका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर या तो कुछ भी मेडिकेट नंबर कुछ भी डालना है। अगर मान लीजिए कि कोई बंदे ने किसी एंटायर ऑस्ट्रेलिया में कहीं और स्टोर से भी अगर एपिड्रिन की खरीदी की है तो आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगा कि ये लाइक फॉर एग्जांपल मिस्टर नितेश हैज बॉट द एपिड्रिन 2 days अगो फ्रॉम दिस फार्मेसी। तो आप सस्पिशियस लेवल पे सोच सकते हो कि यार ये बंदे ने भी 2 दिन पहले एपिड्रिन खरीदी थी तो अभी तो उसको जरूरत नहीं लग रही है। दैट मीन्स कि माइट बी ही इज यूजिंग दिस मेडिकेशन एज ए मिस यूज। ओके, तो ये प्रोग्राम है। आपको एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज कंसिडर्ड एज ए प्रिकर्सर ड्रग अब्यूज। प्रिकर्सर ड्रग अब्यूज तो डायरेक्ट तो नहीं है, एपिड्रिन इज नॉट डायरेक्टली अब्यूजिंग मेडिकेशन, बट एम्फेटामिन इज अब्यूजिंग मेडिकेशन, तो उसका प्रिकर्सर है। एपिड्रिन से एम्फेटामिन बन सकता है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? ये लीगल क्वेश्चन है, ओके, पर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन, एपिड्रिन और कहां कहां पे यूज हो सकता है? एक तो नेजल कंजेशन में यूज हुआ, मैकेनिज्म क्या था? वेजो कंस्ट्रिक्शन। ओके, अब दूसरा पॉइंट देखिए, प्रायप्रिज्म में यूज हो सकता है। व्हाट इज अ प्रायप्रिज्म? व्हाट इज अ प्रायप्रिज्म? अगर मान लीजिए कि कोई पेशेंट है जो वायग्रा ले रहा है, वायग्रा, ओके, तो वायग्रा भी क्या करता है? वायग्रा भी वेजोडाइलेशन करता है। तो जो पीनस का जो शाफ्ट है वहां पे ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, यहाँ पे ब्लड का फ्लो बढ़ेगा और ये इरेक्ट होगा। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग मेडिकेशंस जो होती है वो इस तरह से काम करती है, वेजोडाइलेशन से। इसीलिए वायग्रा का दूसरा यूज पल्मोनरी हाइपरटेंशन में भी होता है। ओके, लेकिन अगर मान लीजिए कि ये मेडिकेशन से ये वेजोडाइलेशन हुआ और इरेक्शन इज लास्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, दैट्स कॉल्ड द प्रायप्रिज्म। टर्मिनोलॉजी याद कर लीजिएगा, प्रायप्रिज्म इज प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ इरेक्शन इज कॉल्ड प्रायप्रिज्म। अगर उसको कंट्रोल करना है तो आपको ये भी ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, और कंस्ट्रिक्ट किससे कर सकते हो? अल्फा 1 एगोनिस्ट से। तो अल्फा 1 एगोनिस्ट में आपके पास कौन सी मेडिकेशन है? तो एपिड्रिन का यूज कर सकते हो आप। इसीलिए एपिड्रिन कैन बी यूज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ प्रायप्रिज्म। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? व्हाट इज प्रायप्रिज्म? Kind of erectile dysfunctioning medications can cause a vasodilation, and because of that the prolonged erection is called the priapism, and this priapism can be managed with the help of the medications like epidural that can cause alpha 1 stimulation, and that alpha 1 stimulation is called the vasoconstriction, or excessive blood flow is getting back to the systemic circulation and erection can be resolved. एपिड्रिन के संदर्भ में हमें कुछ चीजें समझना जरूरी है। एक तो एपिड्रिन शुड नॉट बी गिवन टू द अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन पेशेंट। तो हाइपरटेंशन वाले पेशेंट में नहीं देना चाहिए। अगर कोई पेशेंट बीटा माओ मेडिकेशंस ले रहा है तो उसको एपिड्रिन नहीं देना चाहिए, क्योंकि दैट कैन कॉज। एपिड्रिन के 2 मैकेनिज्म्स है। एक तो एपिड्रिन स्टिमुलेट करता है नॉरएड्रेनालिन की रिलीज को, तो नॉरएड्रेनालिन रिलीज भी होगा और माओ इनहिबिट करेगा, तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो सकती है। ओके, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन में नहीं दे सकते, डीकंजेशन में दे सकते, नेजल डीकंजेशन में दे सकते, आंखों के डीकंजेशन में दे सकते हैं, एंड प्रायप्रिज्म में दे सकते हैं। ओके, और एपिड्रिन इज अ प्रिकर्सर ऑफ द ड्रग अब्यूज ऑफ द एम्फेटामिन। इसके लिए भी हमें ये पॉइंट ध्यान रखना जरूरी है। ओके, डन।
ओके, ये पॉइंट एक देख लेते हैं। वैसे तो मैंने बहुत डिटेल में समझाया है एम्फेटामिन के बारे में, लेकिन एपिड्रीन इज अ माइल्ड सेंट्रल स्टिमुलेंट, बट द एम्फेटामिन विच एंटर्स द ब्रेन मोर रेडिली एंड मच ग्रेटर स्टिमुलेंट इफेक्ट, मूड और अलर्टनेस एंड डिप्रेशन, ये एपेटाइट को डिप्रेस करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको मिसयूज भी करते हैं एम्फेटामिन को। डेक्सामेफेटामिन से क्या होता है, भूख सप्रेस हो जाती है, इसीलिए एपेटाइट सप्रेशन मेडिकेशंस लाइक सिबुट्रामाइन वाला जो ग्रुप है वहां पे भी एक सेंट्रल एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक मेडिकेशंस कैन बी यूज्ड। ओके, तो सिम्पैथोमाइमेटिक कैन बी यूज्ड फॉर ADHD and that medication side effect is appetite suppression and weight loss। और स्टिमुलेंट है तो स्टिमुलेंट है, इसीलिए एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में कि एट व्हाट टाइम दिस मेडिकेशन शुड नॉट बी टेकन, कौन से टाइम पे नहीं लेना चाहिए, लेट आफ्टरनून एंड इवनिंग नहीं लेना चाहिए। अगर आप रात को ले लोगे तो नींद ही नहीं आएगी। ओके, इसीलिए दिस मेडिकेशन शुड नॉट बी टेकन एट नाइट टाइम। चलो वो केस स्टडीज देखेंगे तब आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाओगे, थोड़े बहुत केस स्टडीज करेंगे लास्ट में। यूज ऑफ बीटा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स हाइपरटेंशन में यूज होता है, एंजाइना में यूज होता है, एरिथमिया में यूज होता है, हार्ट फेलियर में यूज होता है, ग्लूकोमा में यूज होता है, माइग्रेन में यूज होता है एंड हाइपरथायरॉयडिज्म में यूज होता है। तो ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट है। बीटा ब्लॉकर्स कहाँ पे यूज होता है, हाइपरटेंशन में होता है, बीपीएच में होता है एंड फियोक्रोमोसाइटोमा में होता है। हाइपरटेंशन, फियोक्रोमोसाइटोमा, ओके, और बीपीएच नहीं है, आप लिख लीजिए बीपीएच यहाँ पे, और यहाँ पे दो चीजें और लिख लीजिए, एक तो माइग्रेन एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। ओके, तो ये उसके यूज। अब बीटा स्टिमुलेंट के भी यूज समझ में आ गए आपको और एंटागोनिस्ट के यूज भी समझ आ गए। रेडी, एम्फेटामिन, डेक्सामेफेटामिन। ओके, व्हाट इज नार्कोलेप्सी, व्हाट इज नार्कोलेप्सी? कुछ लोग होते हैं ना जो बैठे बैठे उसको बहुत ही नींद आती रहती है, मतलब सो वैसे वो फील करते हैं, अगर आप बातें कर रहे हो और थोड़ी देर में तो वो सो जाता है। ओके, ऐसे पेशेंट को ट्रीट करने के लिए स्टिमुलेंट मेडिकेशन दी जाती है। नार्कोलेप्सी का मतलब इंसोम्निया का ऑपोजिट। ओके, तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है तो उसको जागरूक रखना जरूरी है। अगर उसको चाय कॉफ़ी उसको जागरूक नहीं रख सकती है तो उसको ये मेडिकेशन दे सकते हो। ओके, डे टाइम स्लीपिंग में कौन सी मेडिकेशन, डेक्सामेफेटामिन एंड मोडाफिनेल। एंड ADHD के लिए भी ऐसी ही मेडिकेशन यूज होती है जैसे कि आप मिथाइल फेनिडेट वाले मेडिकेशन। ओके, एम्फेटामिन से टेकिकार्डिया, हाइपरटेंशन, ये सारी चीज़ें होती है, इसीलिए उसका इतना यूज नहीं है। कोकेन वैसे तो लोकल एनेस्थेटिक है, लोकल एनेस्थेटिक एज ए लोकल एनेस्थेटिक यूज होता है, पर उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो ड्रग अब्यूज में बहुत ज़्यादा लोग उसको यूज करते हैं, क्योंकि दैट मेडिकेशन इज कॉजिंग इनहिबिशन ऑफ द रीअपटेक। गुड, चलो फिर से कंक्लूजन कर लेते हैं मेडिकेशंस का। मेडिकेशन के कंक्लूजन में बीटा एगोनिस्ट, अल्फा एगोनिस्ट का यूज किया है और बीटा एंटागोनिस्ट एंड अल्फा एंटागोनिस्ट का यूज किया है, उसकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम समझ होना जरूरी है। स्टिमुलेंट के यूजेज क्या है वो समझना जरूरी है, एपिड्रीन का यूज क्या है वो समझना जरूरी है, प्रायोप्रिज्म क्या है वो समझना जरूरी है, नेजल कंजेशन क्या है वो समझना जरूरी है। तो इस तरह से अगर आप प्लान करोगे इसी वीडियो से क्वेश्चन बनाने का तो मोर देन 100 क्वेश्चंस बनेंगे और मोर देन आप अबाउट 50 मेडिकेशंस की लिस्ट को आप इजीली कवर कर लोगे। ओके, ये बहुत जरूरी है। उसका एग्जाम क्वेश्चंस में आपको पहले स्ट्रक्चर करवा दूं। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, एक पेशेंट को हमने 3 मेडिकेशंस दी है, IV, A, B और C, और ये पेशेंट की जो कंडीशन इस तरह से ऑब्जर्व हुई है, उसका पेरिफेरल रेजिस्टेंस ड्रॉप हो गया। ओके, इसमें थोड़ा सा ड्रॉप हुआ, उसमें शार्प ड्रॉप हुआ, इसमें पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ गया और साथ में उसकी हार्ट रेट बढ़ी। यहाँ पे हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई, यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ी और यहाँ पे हार्ट रेट कम हो गई।
तो ए, बी एंड सी कौन कौन सी ड्रग हो सकती है, उसमें नीचे ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे कि ये 3 मेडिकेशन का कॉम्बिनेशन, ये 3 ड्रग्स है, ए, बी एंड सी। ओके, तो इस तरह से आपके ऑप्शंस में से आपको राइट ऑप्शन को पसंद करना है। ये एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हम समझने का ट्राई करते हैं। पहले लेते हैं सी वाली की कैरेक्टरिस्टिक। ओके, तो इस तरफ आइए, पढ़िए। एड्रेनालिन, एड्रेनालिन इंक्रीज द ब्लड प्रेशर बाय स्टिमुलेटिंग द रेट एंड फोर्स ऑफ द हार्ट बीट। वो क्या करता है? इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, पर मेनली किससे? फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है हार्ट का, उसकी वजह से वो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा। ओके, स्टिमुलेशन ऑफ वेस्कुलर अल्फा रिसेप्टर, मतलब अंदर के, आप रमेश को याद कीजिए, अंदर के जो रिसेप्टर्स है वहां पे उसकी एक्शन से क्या हुआ? वेजो कंस्ट्रिक्शन हुआ। एट द सेम टाइम बीटा 2 रिसेप्टर की स्टिमुलेशन से क्या हुआ? आपकी स्किन की ब्लड वेसल्स डायलेट हो गई। तो अंदर की वजह से जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस मतलब कंस्ट्रिक्ट हुआ था वो नलीफाई हो गए आउटसाइड से। तो ब्लड प्रेशर में रिजल्टिंग इफेक्ट में कोई बड़ा बदलाव आया नहीं। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस में एक्चुअली डिक्रीज, थोड़ा सा कम हुआ क्योंकि ये बीटा की वजह से। ओके, समझ में आ गया? एड्रेनालिन का मेन रोल कहाँ पे है? हार्ट के ऊपर है। ओके, और अल्फा और बीटा दोनों के ऊपर काम करता है। तो बीटा के ऊपर काम करके वेजोडाइलेशन करता है, अल्फा के ऊपर काम करके वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है, लेकिन बीटा रिसेप्टर की तरफ उसका झुकाव ज्यादा है, इसीलिए अंदर की ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा, उससे स्किन की ब्लड वेसल्स को डायलेट ज्यादा करेगा। तो ओवरऑल वेजोडाइलेटरी इफेक्ट होगी। वेजोडाइलेटरी इफेक्ट होगी तो क्या होगा? उससे वेजोडाइलेटरी इफेक्ट से उसका ब्लड प्रेशर कम रहेगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम रहेगा। दैट इज द एड्रेनालिन। एड्रेनालिन की कैरेक्टरिस्टिक समझना जरूरी है। ओके, फ्लो बढ़ा, यहां से नलीफाई हो गई, पर थोड़ी सी ज्यादा इफेक्ट वेजोडाइलेटरी मिलती है, इसीलिए ब्लड प्रेशर एक्चुअल में ड्रॉप डाउन होता है। चलो फिर से यहां चलते हैं। देखिए, पेरिफेरल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा डिक्रीज हुआ नहीं, ऐसा तो नहीं है। पेरिफेरल रेजिस्टेंस थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, यहां पे बढ़ा। तो अभी के सिचुएशन से ये मुझे एड्रेनालिन का सिग्नल दे सकता है। दैट इज राइट, दैट इज राइट। अगर राइट है तो आप थम्स अप कर दीजिए क्विकली। ओके, ये यहां से मुझे लग रहा है कि ये एड्रेनालिन हो सकता है। ओके, अब आगे जाते, ब्लड प्रेशर, ओवरऑल ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ड्रॉप डाउन हुआ। ओके, गुड। और मेन इफेक्ट बीटा 1 रिसेप्टर के मेडिएटेड थी, तो हार्ट रेट बढ़ा। इसीलिए मुझे यह लगता है कि ये सिचुएशन की वजह से, और ये डायस्टोलिक कम हुआ है, सिस्टोलिक थोड़ा सा बढ़ा, क्योंकि ये जो प्रेशर है ये फोर्स करेगा तो ये प्रेशर थोड़ा सा बड़ा सा फील होगा। तो मेरे हिसाब से बी इज एड्रेनालिन। आप एग्री करते हो? लॉजिकली एग्री कर रहे हो इसमें? ड्रग बी, क्योंकि एड्रेनालिन इज प्राइमरीली एक्टिंग ऑन बीटा 1 रिसेप्टर, इसीलिए फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा। पेरिफेरल रेजिस्टेंस में अल्फा 1 के ऊपर इफेक्ट करके वेजो कंस्ट्रिक्शन किया, बीटा के ऊपर इफेक्ट करके वेजो डायलेशन किया। ओवरऑल इफेक्ट बीटा 2 के ऊपर ज्यादा थी कंपेयर टू अल्फा 1, इसीलिए वेजो डायलेटरी इफेक्ट्स ने डोमिनेशन लिया, तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस ड्रॉप डाउन हुआ। तो मेरे हिसाब से बी इज एड्रेनालिन, ये हो सकता है। गुड, चलो वापस जाते हैं। अब आते हैं नोर एड्रेनालिन की तरफ। तो नोर एड्रेनालिन को देखो। ओके, नोर एड्रेनालिन हैज ए लिटिल और नो इफेक्ट ऑन द वेस्कुलर B2 रिसेप्टर। B2 के ऊपर इफेक्ट नहीं है,
उसका मतलब वेजोडाइलेटरी इफेक्ट नहीं है उसकी। एंड सो अल्फा मीडिएटेड वेसो कंस्ट्रिक्शन इज अनअपोज्ड। तो अल्फा 1 की वजह से जो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है उसका कोई काउंटर नहीं है, मतलब डायलेशन वाला पार्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वेजो कंस्ट्रिक्शन वाला पार्ट है नॉरएड्रेनालिन से। तो उसका मतलब क्या हुआ, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ गया, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस रिजल्टिंग इन राइज इन ब्लड प्रेशर बढ़ा। ओके, ब्लड प्रेशर बढ़ा, वेजो कंस्ट्रिक्शन हुआ, तो हार्ट के ऊपर क्या इफेक्ट आएगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है तो हार्ट स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि उसको फोर्स करने के लिए काउंटर स्लो डाउन हो गया। जैसे हमने देखा था ना वेजोडाइलेशन, जैसे वेजोडाइलेशन में रिफ्लेक्टिव टेकिकार्डिया होता है, तो यहाँ पे स्लो डाउन ऑफ द हार्ट रेट एंड ओवरकम इज बाय द बीटा 1 स्टिमुलेशन। तो हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आ रही, लेकिन टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे बहुत आ रही है। अब देखते हैं, इसको समझिए, ये क्या हो रहा है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस सिग्निफिकेंटली बढ़ गया है। ओके, और ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ये बढ़ा तो हार्ट की जो टोटल फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो काउंटर हुआ, क्योंकि पेरिफेरल वेसो कंस्ट्रिक्शन की वजह से। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। देखिए, मैंने एंजाइना में पढ़ाया है आपको, फिर से अभी पढ़ा देता हूं, अभी दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी। आपकी ब्लड वेसल्स का इतना ही डायमीटर है और ये आपका हार्ट उसके साथ जुड़ा हुआ है। ओके, तो मान लीजिए कि ये सिचुएशन में आपका हार्ट इस तरह से काम कर रहा है स्लोली। ओके, जैसे ही आपने इसके ऊपर से प्रेशर हटा दिया, मतलब ये ब्लड वेसल्स को डायलेट कर दिया, तो ये हार्ट के ऊपर से स्ट्रेन हट गया, अब ये इजीली फोर्स करेगा। तो ये वेसोडाइलेटरी इफेक्ट इज कॉजिंग reflective tachycardia, that's called the vasodilatory medications can cause a reflective tachycardia। तो उससे ऑपोजिट होता है, अगर ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हुई तो रिफ्लेक्टिव टेकिकार्डिया की जगह पे यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया होगा, ये स्लो डाउन हो जाएगा। ओके, तो दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट से आपका हार्ट रेट ड्रॉप डाउन हुआ। तो मेरे हिसाब से ये नॉरएड्रेनालिन है, ये एड्रेनालिन है, ये नॉरएड्रेनालिन है। अगर ऐसा ग्राफ आपको एग्जाम में मिलेगा तो आप उसको आंसर कर पाओगे। ओके, अब तीसरी मेडिकेशंस के बारे में बात करते हैं। ओके, तीसरी मेडिकेशन है फॉर एग्जांपल आइसोप्रेनालिन। हमने देखा था कि बीटा रिसेप्टर का एगोनिस्ट है, वो बीटा 1 एंड बीटा 2 दोनों के ऊपर काम करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे वो बीटा 1 पे काम करेगा, बीटा रिसेप्टर पे, तो इंक्रीज द रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बीटा 1 पे। अगर बीटा 2 पे करेगा तो वेजोडाइलेशन, तो वेजोडाइलेशन से उसका पेरिफेरल रेजिस्टेंस ड्रॉप डाउन होगा और बीटा 1 की वजह से उसका जो हार्ट की एक्टिविटी है वो बढ़ेगी। इसीलिए ये मेडिकेशन प्रोबेबली आइसोप्रेनालिन जैसा ग्रुप होना जरूरी है, ऐसा हो सकता है। चलो देखते हैं। देखिए पहले, दिस इज मीडिएटेड थ्रू, दिस इज बिकॉज ऑफ बीटा 2 रिसेप्टर ब्लॉकिंग। बीटा 2 रिसेप्टर ब्लॉकिंग से वेजो डायलेशन हुआ, बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट से ये डायलेशन हुआ, इसीलिए पेरिफेरल रेजिस्टेंस ड्रॉप डाउन हुआ। ओके, और ये बीटा 1 रिसेप्टर की वजह से स्टिमुलेशन हुआ, तो ये आपका सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर में इस तरह से बदलाव आया। इसीलिए ये मेडिकेशन आइसोप्रेनालिन जैसा ग्रुप हो सकता है। ओके, देखते हैं आंसर क्या है। अरे देखिए, ड्रग ए इज आइसोप्रेनालोल, isoproterenol, that means that is beta 1 beta 2 receptor agonist। okay, दूसरा ड्रग 2B is adrenaline and drug C is noradrenaline। good, एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन एंड आइसोप्रोटेनोल, ये 3 मेडिकेशंस के बारे में अगर समझ आ गया है तो थम्स अप कर दीजिए, आपको समझ आया है तो। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है बहुत बार, और इसके संदर्भ में आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। अगर नहीं समझ आया है, आपको उसको फिर से समझना है, तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि मुझे समझ आए कि आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो।
आई होप समझ में आ रहा है। चैट बॉक्स में यस नो कुछ तो टाइप कीजिए ताकि मुझे समझ आए कि आप हमारा कनेक्शन तो बन रहा है या कनेक्शन नहीं बन रहा है। ओके ओके चलो अंडरस्टैंड हो रहा है, दैट गुड। ओके बीटा ब्लोकर्स ये एपिनेफ्रिन रिवर्सल वाला जो एक मैकेनिज्म है उसको देखना जरूरी है। अल्फा ब्लोकर्स के बारे में अगर हम बात करें तो अल्फा ब्लोकर्स रिड्यूस एट्रियल एंड वीनस दोनों की टोन को रिड्यूस करता है, वेजोडाइलेशन करता है। यहां से क्या होता है, वेजोडाइलेशन, एंड दैट कैन कॉज हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन होता है तो उसकी रिफ्लेक्टिव इफेक्ट क्या होती है, रिफ्लेक्टिव टेकिकार्डिया। ओके तो आपको ये पता है कि अगर हम अल्फा ब्लोकर्स देंगे तो अल्फा ब्लोकर्स कैन कॉज हाइपोटेंशन, दैट कैन कॉज रिफ्लेक्टिव टेकिकार्डिया, एंड दिस कैन बी यूज फॉर टू डिफरेंट पर्पस, वन इज टेकिकार्डिया एंड अदर वन इज दैट कैन यूज फॉर हाइपोटेंशन एंड बीपीएच। ओके अगर आपको कोई पूछे कि वेजोडाइलेटरी मेडिकेशन इंड्यूस रिफ्लेक्टिव टेकिकार्डिया कैन बी मिनिमाइज्ड बाय विच मेडिकेशन, तो बीटा ब्लोकर्स। ठीक है, बीटा ब्लोकर्स दोगे तो वो उसको काउंटर कर देगा। गुड। बीटा ब्लोकर्स का यूज क्या है, लिपिड सॉल्युबिलिटी उसकी वेरी है, कार्डियो सिलेक्टिविटी उसकी डिफरेंट है। ओके पर ये मेडिकेशन कैन रिड्यूस द ब्लड प्रेशर एंड प्रिवेंटिंग एंजाइना। लिपिड सॉल्युबिलिटी के हिसाब से ये मेडिकेशंस अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप की काम दे सकती है, पर एक साइड इफेक्ट है उसकी बेड ड्रीम्स। ओके नाइटमेयर्स जिसको हम बोलते हैं। बीटा ब्लोकर्स हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है हाइपरटेंशन में, तो आप वहां से उसको पढ़ सकते हो। कुछ जो पॉइंट्स है वो आपको यहाँ पे याद करना जरूरी है। पेरिफेरल वेजोकंस्ट्रिक्शन, कोल्ड हैंड्स मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, तो उसको वहाँ से आप देख सकते हो। हाइपोग्लाइसेमिया, ये पॉइंट एक समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है, सल्फोनाइल यूरिया ले रहा है, तो ऐसे पेशेंट को हाइपोग्लाइसेमिया जो होगा, तो अगर वो बीटा ब्लोकर्स लेगा तो हाइपोग्लाइसेमिया के सिम्टम्स मास्क हो जाएंगे, क्योंकि आपके लिवर में से ग्लूकोज की फ्लो के लिए जो जरूरी है वो बीटा रिसेप्टर मीडिएटेड एक्शन है। अगर हम उसको ब्लॉक कर देंगे तो आपकी जो सिग्नलिंग है हाइपो की, जो उसको काउंटर करने वाली, वो इम्पेयर्ड होगी। ओके तो प्रेशर ये भी बीटा ब्लोकर्स में ही एक्सप्लेन किया है। डन, क्विक रिवीजन। ओके रेडी। तो सबसे पहले ये जब आप क्लास की फिर से पढ़ाई करोगे उसी टाइम पे पहले आपको रमेश वाली स्टोरी दिमाग में 2 बार बोलनी है। रमेश वाली स्टोरी से आपको पूरी की पूरी सिंपैथेटिक की फिजियोलॉजी को समझ लेना है। ये फंक्शनल फिजियोलॉजी समझ में आए उसके बाद उसके एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट को ऑर्गेनाइज कर लेना है। और एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट ऑर्गेनाइज हो जाए कि ऐसी मेडिकेशन ऐसा कर सकती है, ऐसी मेडिकेशन ऐसा कर सकती है। अगर आपको मान लीजिए कि आपको माइड्रेसिस चाहिए तो कैसी मेडिकेशन देना है, आपको मियोसिस चाहिए तो कैसी मेडिकेशन देना है, आपको हार्ट को पंप ज्यादा करवाना है तो कैसी मेडिकेशन देना है, सिम्पेथोमाइमेटिक देना है। पहले आपको रमेश की स्टोरी बनानी है, रमेश की स्टोरी के बाद सिम्पेथोमाइमेटिक एंड सिम्पेथोलाइटिक डिपेंड अपॉन योर रिक्वायरमेंट क्लासिफाइड कर लेना है कि अगर मुझे अटेंशन कम करना है तो कौन सी मेडिकेशन, डिप्रेशन करना है तो कौन सी मेडिकेशन, डिप्रेशन कम करना है तो कौन सी, आंखों को हमें बड़ी करना है तो कौन सी मेडिकेशन, छोटी करना है तो कौन सी, हार्ट को बढ़ाना है तो कौन सी, हार्ट को कम करना है तो कौन सी, लंग्स को बढ़ाना है तो कौन सी, लंग्स को कम करना है तो कौन सी, अगर मुझे यूरिन को पास करवाना है तो कौन सी, यूरिन को रोकना है तो कौन सी, अगर मुझे डायरिया करवाना है तो कौन सी, अगर मुझे कॉन्स्टिपेशन करवाना है तो कौन सी। इस तरह से पहले सिम्पेथोमाइमेटिक लाइटिक्स की क्लासिफिकेशन को समझो ताकि आप फंक्शन और फार्माकोलॉजी को लिंक कर पाओगे। उसके बाद आप तीसरे पॉइंट्स पे जाओ। तीसरे पॉइंट्स पे आप क्या करोगे, वहां पे आप उसकी मॉलिक्यूलर लेवल की फिजियोलॉजी को समझो कि कैल्शियम का रोल क्या है, अल्फा 2 का रोल क्या है, अल्फा 1 का क्या है, माओ का क्या है, कॉम्ट का क्या है, अपटेक रूट 1 क्या है, अपटेक रूट 2 क्या है,
वेसिकल्स में किस तरह से बिहेव करता है, टायरोसिन से लेके नॉरएड्रेनालिन तक की सिंथेसिस का स्ट्रक्चर, बायोसिंथेसिस किस तरह से होती है। तो ये सेकेंड स्टेज में आप उसको कवर कर लो। ये कवर करने के बाद आप इंडिविजुअल क्लास की मेडिकेशंस को समझो। इंडिविजुअल क्लास की मेडिकेशंस को समझने के बाद आपके पास एक पूरा क्लासिफिकेशन तैयार हो गया है। अब आप हर एक मेडिकेशंस के कुछ प्रोज एंड कॉन्स डालते जाओ। जैसे बीटा ब्लॉकर्स की बेसिक बातों को याद करो, इंडिविजुअल को नहीं। अल्फा में अल्फा 1 ब्लॉकर्स को स्पेसिफिकली याद करो। फिर आप इपिड्रिन को समझो, आप डेक्सामेफेटामिन को समझो। ओके, इस तरह से हमने जो आज के क्लास में जितने मेडिकेशंस के ग्रुप को डिस्कस किया है वो सारे मेडिकेशंस के ग्रुप को आप समझने का ट्राई करो। ओके, और उसके बाद आप खुद के कुछ केस स्टडीज बना सकते हो, और ये डिफरेंट वे ऑफ एक्सप्लेनेशन है, इसको देख लेते हैं। टायरोसिन, टायरोसिन से डोपा, डोपा से डोपामिन, डोपामिन से नॉरएड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन रिलीज हुआ, नॉरएड्रेनालिन रिलीज होके अल्फा 1 पे, बीटा 2 पे, बीटा 1 पे। ओके, इस तरह से उसने अपनी एक्शन की। यहाँ से ये आपका हो गया फॉर एग्जांपल अल्फा 2, तो यहाँ से ये वापस अंदर की तरफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देता है। ये पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से नॉरएड्रेनालिन का रिलीज होता रहता है। अपटेक रूट 1, अपटेक रूट 1 से क्या होता है, नॉरएड्रेनालिन वापस अंदर चला जाता है, अंदर चला जाता है, स्टोर होता है और रिलीज होता है। तो ये एक बिल्कुल ही बेसिक सा स्ट्रक्चर आपको समझ लेना जरूरी है। फिर सारे रिसेप्टर्स के बेसिक फंक्शन कहाँ पे लोकेटेड है उसको समझ लेना जरूरी है। यहाँ से उसमें ड्रग्स को फिल कर दो, तो आप ड्रग्स को फिल कर लोगे तो कुछ पॉइंट्स आपके दिमाग में इजी हो जाएंगे। जैसे कि टायरोसिन से लेके, टायरोसिन वाला जो पार्ट है यहाँ पे कार्बिडोपा का रोल क्या है, ओके, और मिथाइल डोपा क्या मेडिकेशन है। अगर आप यहाँ पे आओगे तो ये अपटेक रूट 1 है, उसको इनहिबिट करोगे या तो यहाँ से, तो कोकेन, कोकेन का काम क्या था, वो नॉरएड्रेनालिन को अंदर नहीं जाने देता है, तो नॉरएड्रेनालिन की अवेलेबिलिटी यहाँ पे बढ़ेगी, यहाँ पे बढ़ेगी तो दैट कैन कॉज प्रॉब्लम। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन क्या करता है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन इज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग, वो नॉरएड्रेनालिन एंड सेरोटोनिन की रीअपटेक को इनहिबिट करता है और उसकी अवेलेबिलिटी को साइट ऑफ एक्शन पे बढ़ाता है। ओके, फिनोक्सीबेंजामाइन क्या है, फिनोक्सीबेंजामाइन नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स है, तो वो अल्फा को ब्लॉक करेगा, अल्फा 2 को, और वो यहाँ पे अवेलेबल करवाएगा। तो देखिए 3 डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिकेशन, कोकेन, ड्रग अब्यूज, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन। म्यूट कर दीजिए खुद को, प्लीज खुद को म्यूट कर दीजिए, डिस्टर्बेंस हो रहा है। ओके, एंड फिनोक्सीबेंजामाइन क्या है, वो फियोक्रोमोसाइटोमा के लिए यूज होती है, नॉन सिलेक्टिव ब्लॉकर्स। तो 3 ऐसे क्लास के मेडिकेशंस। अब आप यहाँ पे देखिए तो ये बीटा रिसेप्टार्स है, बीटा रिसेप्टार पे आप सीधा सीधा देख सकते हो कि एक तो कोई भी रिसेप्टार पे 2 चीजें लगेगी, एक तो एगोनिस्ट होगा या तो एंटागोनिस्ट होगा। एगोनिस्ट है तो बीटा 1 रिसेप्टार का स्पेसिफिक एगोनिस्ट है, तो वो हम कार्डियक प्रेशर को बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर हम उसको ब्लॉक करेंगे तो उसकी फ्लो को कम करवाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये काइंड ऑफ मेडिकेशंस हो गई। अब ऐसा ही आप अल्फा पे देखो तो अल्फा पे एक स्टिमुलेंट है, एक ब्लॉकर है। ब्लॉकर में कौन है, प्राजोसिन, टेम्सुलोसिन, ये ग्रुप ऑफ मेडिकेशंस है जो अल्फा को ब्लॉक कर रहा है। और यहाँ पे देखोगे तो ये उसको स्टिमुलेट कर रहा है, फिनाइलेफ्रिन स्टिमुलेट कर रहा है। उसका यूज कहाँ पे होगा, स्टिमुलेंट का यूज अल्फा 1 स्टिमुलेंट डीकंजेशन में यूज होगा। ओके, और प्राजोसिन वाली मेडिकेशन का यूज कहाँ पे होगा, ब्लड प्रेशर में होगा या तो बीपीएच में होगा। ओके, इस तरह से बीटा 2 पे देखो तो बीटा 2 पे ज्यादातर जो मेडिकेशंस ब्लॉकर हमें फार्माकोलॉजिकली यूज नहीं होता, ये साइड इफेक्ट्स है, तो ज़्यादातर उसका स्टिमुलेशन में यूज होता है। साल्ब्यूटामॉल तो अस्थमा के लिए यूज होता है। और साइड इफेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप क्वेश्चन बनाओगे तो इस तरह से बनेगा कि व्हेन यू आर गिविंग बीटा ब्लॉकर्स टू द अस्थमेटिक पेशेंट्स ऑलवेज यू हैव टू बी कॉशियस। क्यों, आपको उसमें कॉन्शियस होना है, अदरवाइज दैट पेशेंट कैन गेट ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन और उसको अस्थमा का अटैक आ सकता है। ओके, तो वैसे देखो तो फिनोक्सीबेंजामाइन नॉन सिलेक्टिव है, अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों तरफ काम कर रहा है ब्लॉकिंग का। दिखने में आ रहा है आपको ये फिनोक्सीबेंजामाइन एंड फिनटोलामाइन। तो फिनोक्सीबेंजामाइन जो है ओके वो यहाँ पे भी है, पर ये फिनोक्सीबेंजामाइन आपका अल्फा 2 एंड अल्फा 1 दोनों का एंटागोनाइज्ड कर रहा है। ओके, एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन को अगर आप देखोगे तो वो
सारे रिसेप्टर की तरफ काम कर रहा है। तो इस तरह से आपको पढ़ाई करनी जरूरी है। गुड, बेस्ट विशेस।